हाल है ना। लास्ट में हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट कर दिया था, है ना। बस पहला पॉइंट लिखा था, ठीक है, 2 पॉइंट लिख लिए थे, डिस्कशन बाकी था, मतलब, है ना। चलिए आइए, हम लोगों ने ये डिस्कशन किया था बेटा कि केमिकल बॉन्डिंग क्या है। तो केमिकल बॉन्डिंग में जब हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमने केमिकल बॉन्ड के बारे में बात करी थी। केमिकल बॉन्ड एक ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो दो या दो से ज्यादा स्पीशीज को, एटम बोल दें, मॉलिक्यूल बोल दें, आयंस बोल दें, कुछ भी बोल दें, उनको आपस में होल्ड करके रखता है, बाइंड करके रखता है। ऐसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को अपन क्या बोलते हैं बेटा? केमिकल बॉन्ड, ठीक है। अब दूसरी बात सुनो, बॉन्डिंग नहीं, बॉन्ड, प्रोसेस इज नोन एज बॉन्डिंग, है ना। तो केमिकल बॉन्ड बोलते हैं इसको। अब केमिकल बॉन्ड की अगर हम लोग बात करें तो केमिकल बॉन्ड दो तरह के होते हैं, वीक फोर्सेस और स्ट्रॉन्ग फोर्सेस। अभी हम लोग मेनली स्ट्रॉन्ग फोर्सेस के ऊपर बात करेंगे। आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, है ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, ये सब हम लोगों ने वंडरवॉल रेडियस, रेडियस, मेटालिक रेडियस, कोवेलेंट रेडियस जब पढ़ा था तब भी मैंने आपको बोले थे ये सब स्ट्रॉन्ग फोर्सेस की कैटेगरी में जाते हैं। और वीक फोर्सेस की कैटेगरी में आपका एक तो हाइड्रोजन बॉन्ड और वंडरवॉल फोर्सेस, ठीक है। अब आइए, कल हम लोगों ने पिछली क्लास में अगर मैं बोलूं तो हमने ये डिस्कशन किया था कि अगर कोई भी एटम है तो ज्यादातर एटम पीरियोडिक टेबल के बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं और केवल ग्रुप 18 वाले जो एलिमेंट्स होते हैं वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते। अब ऐसा क्या था कि ग्रुप 18 बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते थे और बाकी एलिमेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते थे? तो उसके दो रीजन हम लोगों ने निकाले थे। पहला रीजन था टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी, इसको हम लोग मैक्सिमम स्टेबिलिटी भी बोल सकते हैं। और एक पॉइंट निकल के आया था टेंडेंसी टू एक्वायर इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, या फिर ऑक्टेट पूरा करने की जो टेंडेंसी थी। इन दो पे हमने बात करी थी। अब दोनों को जरा हम डिटेल में पढ़ने वाले। सबसे पहला सब हेडिंग जो है टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी, है ना, उसके ऊपर बात करेंगे। सब हेडिंग बना लीजिएगा, टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी। दो पॉइंट तो हम लोगों ने लिख लिए थे, अब दोनों पॉइंट को थोड़ा डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो पहला पॉइंट लिख ले, टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी, टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी, और उसके ऊपर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी का क्या मतलब है, ध्यान सुनेगा। जब हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉपिक पढ़ा था तो उसमें एप्लीकेशन नंबर 6 हम लोगों ने जो पढ़ी थी वो एप्लीकेशन थी बॉन्ड एनर्जी। और हमने वहां पर एक पॉइंट लिखा था कि बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा ई। मैंने वहां पर दो टर्म्स आपको एक्सप्लेन करी थी, एक बॉन्ड एनर्जी था और एक बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी था। मैंने बोला था जो ऑर्डर बॉन्ड एनर्जी का होता है वही ऑर्डर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का भी होता है। बस बॉन्ड एनर्जी क्या होती है? बॉन्ड बनते वक्त जब दो एटम में अट्रैक्शन होगा तभी बॉन्ड बनेगा। तो बॉन्ड बनते वक्त जब जब अट्रैक्शन होगा तब तब एनर्जी रिलीज होगी। तो बॉन्ड बनते वक्त जितनी एनर्जी रिलीज होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? बॉन्ड एनर्जी। द एनर्जी रिलीज्ड इन बॉन्ड फॉर्मेशन इज नोन एज बॉन्ड एनर्जी। और बॉन्ड एनर्जी में एनर्जी रिलीज हो रही है, इसलिए प्रोसेस कैसा होगा? एक्सॉन। और जितनी एनर्जी रिलीज हुई है उतनी एनर्जी अगर अपन वापस दे देंगे तो बॉन्ड टूट जाएगा। और बॉन्ड तोड़ने के लिए लगने वाली एनर्जी को क्या बोलेंगे? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। और जितनी एनर्जी रिलीज हुई है ना उतनी ही एनर्जी आपको बॉन्ड तोड़ने के लिए वापस से देनी पड़ेगी। मतलब बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का मैग्नीट्यूड हमेशा बराबर होता है। अब इसके ऊपर बात करते हैं ये है क्या पूरा प्रोसेस। देखो, एक पॉइंट और लिखा हुआ है, स्ट्रेंथ ऑफ केमिकल बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। मुझे बताइए, बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, कुछ भी बोल दूं, बात एक ही है। बॉन्ड अगर मजबूत है तो बॉन्ड को तोड़ने के लिए लगने वाली एनर्जी ज्यादा लगेगी या कम लगेगी? ज्यादा। यही बात लिखी हुई है कि बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ केमिकल बॉन्ड, ठीक है। अब एक बात समझिएगा, एक डायग्राम पे हम लोग पहले बात करते हैं, फिर एक ग्राफ समझाऊंगा आपको। डायग्राम क्या है, ध्यान सुनना। ये एटम ए है, ठीक है, और यहां पर हमने लिया एटम बी। एटम ए और ये उसका न्यूक्लियस और उसका इलेक्ट्रॉन है। मान लो ये एटम ए का कौन है बेटा? इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एटम ए का कौन है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ऑफ ए, न्यूक्लियस ऑफ ए। और यहां पर एक एटम भी है जिसका हमने न्यूक्लियस लिया और जिसका इलेक्ट्रॉन लिया। अब क्या है, दो एटम को अगर बॉन्ड फॉर्मेशन, हमारा सारा कॉन्सेप्ट यहां पर बॉन्ड बनाने पे, देखो दो एटम, एटम जब अकेला है ना तो एटम की एनर्जी क्या होती है? बहुत ज्यादा। और एटम की एनर्जी बहुत ज्यादा है, जिस किसी की भी एनर्जी ज्यादा, जैसे अपनी एनर्जी बहुत ज्यादा, तो अपन एक जगह टिकेंगे नहीं, ठीक है। अपन कभी इधर घूम रहे, कभी इधर घूम रहे, कभी इधर मस्ती कर रहे, कभी उधर मस्ती कर रहे, लेकिन जिस दिन अपन बीमार होते एक जगह चुपचाप पड़े रहते हैं। तो सारा खेल एनर्जी का है। एनर्जी अगर किसी एटम की बहुत ज्यादा है तो एटम की अगर एनर्जी ज्यादा तो एक जगह टिकेगा नहीं, वो रैपिड रैंडम मोशन दिखाएगा। और ये एटम की एनर्जी बहुत ज्यादा, इस एटम की एनर्जी बहुत ज्यादा, ये ई फॉर एनर्जी नहीं है, ई फॉर इलेक्ट्रॉन है, ध्यान रखना है ना। तो अगर इस एटम की एनर्जी बहुत ज्यादा, इस एटम की एनर्जी बहुत ज्यादा, तो बेटा ये एक जगह टिकेंगे नहीं। बहुत सारे एटम है, रैपिड रैंडम मोशन दिखाते दिखाते ये दोनों एटम कहां आ गए? आमने सामने। अब आमने सामने आ गए तो दो बातें पॉसिबल है, या तो इनमें अट्रैक्शन डोमिनेट करेगा,
या इनमें रिपल्शन डोमिनेट करेगा? ऐसा नहीं है, लगते दोनों ही फोर्स है, उस पर बात करेंगे, लेकिन डोमिनेट कोई एक करेगा। अगर अट्रैक्शन डोमिनेट कर गया तो बॉन्ड बन जाएगा, और अगर रिपल्शन डोमिनेट कर गया तो अपने अपने रास्ते वापस निकल लेंगे लोग, है ना, मतलब जैसे आए थे वैसे आगे बढ़ जाएंगे। अब मुझे बताओ अट्रैक्शन और रिपल्शन होगा कैसे, पहले उसको समझते हैं। बेटा इस न्यूक्लियस ने अपने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके रखा है कि नहीं करके रखा है? करके रखा है। इसके न्यूक्लियस ने अपने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रखा है कि नहीं कर रखा? कर रखा है। और जैसे ही ये मोशन दिखाते दिखाते आमने सामने आ गए तो इस पे प्लस और इस इलेक्ट्रॉन पे क्या है? माइनस। तो इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। खुद के इलेक्ट्रॉन को तो अट्रैक्ट कर ही रखा है, पर सामने वाले के इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि प्लस और माइनस है। वैसे ही इसका न्यूक्लियस क्या करेगा? इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। और सिमिलरली जब ये अट्रैक्शन होगा तो साथ ही साथ रिपल्शन भी होगा। इसका न्यूक्लियस इसके न्यूक्लियस को रिपेल करेगा, और इसका इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। तो ग्रीन वाले जो कलर मैंने दिखाए ये कौन है बेटा? रिपल्शन। ग्रीन वाले जो कलर दिखाए ये क्या है बेटा? रिपल्शन। और पिंक वाले जो कलर दिखा रखे हैं ये क्या है बेटा? अट्रैक्शन। पिंक वाला जो कलर ये क्या है? अट्रैक्शन। और यहां तो अट्रैक्शन है ही है, यहां तो अट्रैक्शन है ही है। तो आप देख रहे हो कि इसी सिस्टम के अंदर दो तरह के फोर्सेस काम कर रहे हैं, अट्रैक्शन एज वेल एज रिपल्शन। अगर अट्रैक्शन तगड़ा हुआ तो बॉन्ड बन जाएगा, और रिपल्शन तगड़ा हुआ तो अपने अपने रास्ते निकल लेंगे। पर हमें बॉन्ड बनवाना है कि तोड़ना है? बनवाना है। हमारा तो चैप्टर ही केमिकल बॉन्डिंग, बॉन्ड बनाने के ऊपर बात करनी है अपने को। तो पहले तो बॉन्ड बनवाना है, मतलब कौन डोमिनेट करना चाहिए? अट्रैक्शन। तो अगर हम ऐसा बोले कि फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन, force of attraction should be dominating than the force of repulsion। ये बात समझ में आ रही सबको? पहले एक काम करें, ये जो पॉइंट अपन ने लिख रखा है इसको छापे, ये डायग्राम बनाए फटाफट। 1 मिनट का समय, इसके आगे एक ग्राफ अपने को समझना है। 1 मिनट ओनली। डायग्राम भी बनाना बेटे। अच्छा, नेक्स्ट जो माइनर टेस्ट होगा आपका, उसमें केमिकल बॉन्डिंग तो आएगा ही आएगा, पीरियोडिक भी आएगा, है ना। जितने भी टेस्ट होंगे पहले दिन से लेकर जहां तक वो होगा सब आएगा सिलेबस में, ठीक है, ताकि कंटिन्यूटी मेंटेन रहे और वो चीजें आपकी बार बार रिवाइज होती रहेंगी, ठीक है। किसी को हो सकता लगता है कि बर्डन ज्यादा होगा, लेकिन उससे कोई बर्डन नहीं होगा। वेटेज हमेशा आगे वाले चैप्टर जो होंगे उसका ज्यादा ही होगा, लेकिन प्रीवियस टॉपिक्स के भी क्वेश्चन आएंगे ताकि वो कंटिन्यूटी में रिवीजन होता रहे। क्योंकि एक ही चीज को अगर 4-5 बार टेस्ट में आप रिवाइज कर लोगे तो फाइनल एग्जाम के टाइम पर आप बहुत कॉन्फिडेंट रहोगे उस चीज को लेकर, ठीक है। चलिए ना, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये जो अभी डायग्राम आपको दिखाया गया है, इस डायग्राम के बेसिस पे अपन कुछ बात करने वाले हैं। वो क्या है? यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन दोनों काम कर रहे हैं, ठीक है। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन दोनों काम कर रहे हैं, तो ग्राफ अपने को समझना है। ग्राफ क्या है इधर देखेंगे जरा ध्यान से। पहले तो इस ग्राफ को रीड कैसे करना होता है वो समझिए, सबसे काम की बात वही है। नॉर्मली आप ग्राफ को लेफ्ट टू राइट रीड करते हैं, ये वाला ग्राफ हमेशा रिवर्स में रीड किया जाता है। पहली बात तो ये समझ ले, है ना। अगर इस ग्राफ को आपने इधर से इधर रीड करना चालू किया तो जीवन में आपको इसका मतलब कभी समझ ही नहीं आएगा। पहली बात तो ये समझ लें। दूसरी बात क्या है, ध्यान सुनेगा। एक्चुअल में ये जो पॉइंट अपन ने ले रखा है, दिस इज ओरिजिन, ये ओरिजिन है, ठीक है। अब आप देखो, हमने ग्राफ जो बनाया वो किसका ग्राफ बनाया है? एनर्जी और इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को अपन बॉन्ड लेंथ भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? बॉन्ड लेंथ। अब मुझे बताओ, अगर इधर से इधर जा रहा हूं तो डिस्टेंस बढ़ रहा है,
डिस्टेंस बढ़ रहा है मतलब बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है या कम हो रही है? बढ़ रही है। उधर से इधर है ना, इधर से उधर जाने पर बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है, और उधर से इधर आऊंगा तो बॉन्ड लेंथ कम होगी। अब मुझे बताओ, अगर मैं बॉन्ड बनवा रहा हूं, पहले जब दोनों एटम अकेले थे तो एटम दूर दूर थे कि पास पास थे? दूर दूर थे। लेकिन जब बॉन्ड बनेगा तभी तो ये पास आएंगे। तो हम लोग इधर से इधर रीड करेंगे। पहले एटम जब अकेले तो उनकी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ज्यादा है, और जैसे जैसे बॉन्ड बनेगा तो ये एक दूसरे से ओवरलैप करने जाएंगे। हम कोवेलेंट बॉन्ड मान के चल रहे हैं, तो ये दोनों ओवरलैप करेंगे। ओवरलैप करेंगे तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या होगा? कम। और हम यहां पर अगर आ गए, इस पॉइंट को टच कर गए अगर आप, इस पॉइंट को, है ना, तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या हो जाएगा? जीरो। और इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जीरो होने का मतलब क्या है? इस एटम का जो न्यूक्लियस है और इस एटम का जो न्यूक्लियस है वो एक दूसरे से क्या हो जाने चाहिए? कोइंसाइड, जो कि कभी पॉसिबल नहीं हो। दो एटम के न्यूक्लियस कभी नहीं टकरा सकते, बात हमेशा ध्यान रखिएगा। तो अब यहां पर क्या होगा कि ये जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जीरो है ना, ये कभी भी, ये देखो ग्रीन वाली लाइन और ये ब्लैक वाली लाइन कभी आपस में टच नहीं हो सकती। इनको टच कहां माना जाएगा? इन्फिनिटी पे, कि इन्फिनिटी पे जाके इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या होगा? जीरो। तो इनके बीच में गैप रहेगा। पहली बात समझिए, ग्राफ है क्या, ध्यान सुनिएगा। दोनों एटम अकेले अकेले, पहले पर डिस्टेंस की बात करें, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ज्यादा, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कम, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बहुत कम, और इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होगा। ये बात समझ लें। अब आगे सुने, इसकी कंडीशन समझिए। सबसे पहले ये एटम ए है, ये एटम बी है। जो अभी हमने पिछली स्लाइड में दो एटम लिए थे, वो दोनों एटम है, और दोनों एटम अकेले अकेले हैं। अकेले अकेले हैं तो दोनों के बीच का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। और एनर्जी की बात करें तो मुझे बताइए, जब अकेला एटम है तो उसकी एनर्जी ज्यादा है या कम है? ज्यादा है। तो ए की एनर्जी बहुत ज्यादा, बी की एनर्जी बहुत ज्यादा, दोनों का सम कर दिया तो आप देखो ये जो ग्रीन वाली लाइन है ना, अभी यहां तक समझना सिर्फ है ना इस पॉइंट को। ये वाला पोर्शन जो है ना, इसको भूल जाइए अभी थोड़ी देर के। यहां पर देखिए, क्या ये दोनों की, इसके मुकाबले यहां पर ये जो ग्रीन का लेवल है ये ऊपर है कि नीचे? बेटा ऊपर है। तो आपको क्या दिख रहा है कि एनर्जी ऊपर ज्यादा होगी, मतलब इसकी एनर्जी क्या है? बहुत ज्यादा। ए और बी की टोटल एनर्जी सपोज यहां पर है। अब क्या हुआ? दोनों में अट्रैक्शन चालू हो गया। अट्रैक्शन चालू हुआ तो दोनों एटम पास पास आने चालू हो गए। पास पास आने चालू हो गए तो मुझे बताइए, ए और बी एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं या दूर जा रहे हैं? बेटा नजदीक आ रहे हैं। और नजदीक क्यों आ रहे हैं? क्योंकि अट्रैक्शन हो रहा है या रिपल्शन हो रहा है? अट्रैक्शन। और जब जब अट्रैक्शन होगा तब तब एनर्जी रिलीज होगी। तो अगर एनर्जी यहां थी और आप अट्रैक्शन करवा रहे हो तो एनर्जी बढ़ेगी या कम होने लगेगी? कम होने लगेगी। एनर्जी रिलीज हो रही है, देखते हैं कम हो रही है एनर्जी की वैल्यू। तो यहाँ एनर्जी कम हुई, इसके मुकाबले यहाँ पर लेवल नीचे है। और यहां पर जब आप आएंगे, ए और बी की जब बात करेंगे, तो यहां पर एनर्जी और भी नीचे आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि यहां पर आपको एनर्जी मिनिमम देखने को मिल रही है इस पॉइंट पर। ये वो पॉइंट है जब एनर्जी यहां से यहां तक की कम हो गई। मतलब अगर इनिशियल एनर्जी इतनी थी, इस लेवल को देखो, इनिशियल एनर्जी इतनी थी और अब इतनी आ गई, तो इतनी एनर्जी बढ़ गई है या रिलीज हो गई है? रिलीज हो गई। और बॉन्ड बनते वक्त रिलीज होने वाली एनर्जी को क्या बोला जाता है? बॉन्ड एनर्जी। इसका मतलब ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रही है बेटा? बॉन्ड एनर्जी को। ठीक है। 2 साल पहले नीट में एक क्वेश्चन आया था, ऐसा एक ग्राफ दिया हुआ था आपको, ये एनसीईआरटी का ग्राफ है बेसिकली, और ऐसा एक ग्राफ दिया था और बोला था हाइड्रोजन एटम के लिए, एटम कोई भी दे दे, हाइड्रोजन दे दे, कुछ भी दे दे चलेगा, तो उस मॉलिक्यूल में बोला था इन्होंने कि ये वाला जो लेवल है वो बी है, ठीक है, और ये वाला लेवल जो है वो ए है। तो पूछा था बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू क्या है? बी माइनस ए, बी प्लस ए, बी माइनस ए अपॉन टू, बी प्लस ए अपॉन टू, ऐसे करके ऑप्शन दिए था। तो आपको समझ में आना चाहिए, हायर लेवल वॉज बी, लोअर लेवल वॉज ए, बी माइनस ए विल रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ बॉन्ड एनर्जी। अब आगे सुनिए, यहां तक की बात समझ में आ गई। यहां पर क्या हो गया? ये मैक्सिमम क्लोज आ गए, इससे ज्यादा पास ओवरलैप ये कर नहीं सकते थे, क्योंकि देखो ओवरलैपिंग जब हो रही है तो अट्रैक्शन ज्यादा इसलिए ओवरलैप कर रहे हैं, पर अट्रैक्शन के साथ साथ यहां रिपल्शन भी काम कर रहा है। कौन काम कर रहा है? रिपल्शन। पिछले वाले स्लाइड में अपन ने देखा था कि दो फोर्सेस साथ में काम कर रहे हैं, पर यहां पर इस वाले लेवल में, यहां से लेकर यहां तक जब तक बॉन्ड बना ना, इसमें डोमिनेट कौन कर रहा था? अट्रैक्शन। अट्रैक्शन डोमिनेट कर रहा था, इसीलिए एटम पास आते गए। लेकिन जैसे जैसे ये पास आएंगे तो बेटा न्यूक्लियस भी एक दूसरे के नजदीक आएंगे और इलेक्ट्रॉन भी एक दूसरे के नजदीक आएंगे। जब न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के नजदीक आएंगे तो बताइए अट्रैक्शन बढ़ेगा कि रिपल्शन भी बढ़ेगा? रिपल्शन भी बढ़ेगा। तो क्या हो रहा है कि जब आप यहां से यहां आ रहे हो तो अट्रैक्शन तो ज्यादा था ही, लेकिन अब रिपल्शन भी बढ़ रहा है धीरे धीरे। रिपल्शन, पहले अट्रैक्शन यहां था, रिपल्शन यहां था, लेकिन जैसे जैसे नजदीक आएंगे रिपल्शन बढ़ता जाएगा। अब रिपल्शन बढ़ जाएगा तो ये वो समय है जहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन एक दूसरे के इक्विलिब्रियम पे आ जाएंगे। किस पे आ जाएंगे? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब ना तो अब इससे ज्यादा ये अट्रैक्ट कर सकते, ना इससे ज्यादा ये रिपेल कर सकते। अगर ये जो इक्विलिब्रियम वाली मैं बात बता रहा हूं ना, अगर इससे पहले है तो अट्रैक्शन की वजह से नजदीक आएंगे, लेकिन इसके बाद और क्लोज जाएंगे तो ये जा नहीं सकते, क्योंकि ज्यादा क्लोज जाएंगे तो रिपल्शन की वजह से यहां रुक जाएगा,
और इससे दूर जाएंगे तो अट्रैक्शन की वजह से यहाँ आ जाएगा, रिपल्शन की वजह से भी यहाँ और अट्रैक्शन की वजह से भी यहाँ, मतलब अल्टीमेटली ये यहाँ पर सेट हो गए, और सेट हो गए मतलब इस पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं कि यहाँ पर आके बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया है। इससे ज्यादा ना ये नजदीक आ सकते, इससे ज्यादा ना ये दूर जा सकते। लेकिन अब आगे की बात सुने, ये वाला जो ग्राफ दिखाया ना, ये ग्राफ हाइपोथेटिकल है। कैसा ग्राफ है? ये तो होता है, ये तो होता है, पर ये हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल क्या, हम लोग क्या चाह रहे हैं, अभी अगर अपन ने यहां रखा है इसको, सपोज है ना, ये बॉन्ड बना है, तो अभी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इसका 0 हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ, अभी तो दूर दूर है न्यूक्लियस, और हमें इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कितना करना है? 0। अब मान लो दो एटम ओवरलैप करने आ रही है, न्यूक्लियस है दोनों, ठीक है, ओवरलैप करने आ रहे, पहले ऐसे थे, एनर्जी बहुत ज्यादा थी, लेकिन अट्रैक्शन हुआ तो एनर्जी रिलीज हुई, मतलब एनर्जी का ग्राफ नीचे गया, फिर और अट्रैक्शन होकर ओवरलैप हो गया, और इससे ज्यादा ना ये पास आ पा रहे, इससे ज्यादा ना ये दूर जा पा रहे, ये वो कंडीशन है। लेकिन अब मुझे चाहिए कि इसका न्यूक्लियस इसके न्यूक्लियस से ओवरलैप कर जाए, ऐसा चाहिए मुझे। तो मुझे बताओ, इससे ज्यादा ये पास आएंगे तो रिपल्शन की वजह से वापस से दूर आ जाएंगे, तो ये यहीं पे रुक गए। अब अगर मुझे इन दोनों को ओवरलैप कराना है, तो ये खुद ब खुद तो ये काम कर नहीं रहे, तो मुझे क्या बाहर से एनर्जी सप्लाई करके इनको ओवरलैप करवाना पड़ेगा कि नहीं करवाना पड़ेगा? करवाना पड़ेगा। और जब मैं बाहर से एनर्जी दूंगा तो प्रोसेस एक्सो होगा कि एंडो होगा? एंडो। वो प्रोसेस अगर एंडो हो गया तो मुझे बताइए, एनर्जी रिलीज होने के बजाय एब्सॉर्ब होने लगेगी, और ये एनर्जी का जो ग्राफ ऊपर जा रहा है, ये क्यों जा रहा है? क्योंकि इससे ज्यादा ये नजदीक आ नहीं सकते थे, और आप इसको क्या करना चाहते हैं कि इसके न्यूक्लियस और इसके न्यूक्लियस को ओवरलैप करके जीरो वाली लाइन पे लाना चाहते हैं। अब यहां से यहां तक अगर लाना है तो उसके लिए आपको बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी, लेकिन ये कभी हो ही नहीं पाएगा, आप कितना भी फोर्स लगा ले, ये कभी भी ओवरलैप नहीं करेंगे, और इसीलिए एनर्जी का ग्राफ ऊपर जाता जाएगा, और ये दोनों पैरेलल लाइन इंफिनिटी पे जाके क्या करेंगे बेटा? मीट करेंगी। तो ये वाला जो पोर्शन है ये अपने काम का नहीं, हालांकि ये भी दे रखा है, लेकिन इसका मीनिंग अपने को समझ में आना चाहिए कि ये वाला जो ग्राफ है ये कैसा प्रोसेस दिखा रहा है बेटा? एंडो। दूसरी बात, ये वाला ग्राफ एंडो क्यों हुआ? क्योंकि मुझे बताइए, यहां पर अट्रैक्शन और रिपल्शन में से ज्यादा डोमिनेट कौन कर रहा था? रिपल्शन। तो रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए मुझे बाहर से एनर्जी देनी पड़ी। ग्राफ बनाइए फटाफट। एसी चला देना भैया। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब लोग? अच्छे हैं? इतने अच्छे हैं बस, जैसा तुम लोग बोल रहे हो। हैं? मजा आ रहा है पढ़ने में? कितना मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है। चलो सिट डाउन प्लीज। हाँ, तो कैसी चल रही है तुम्हारी पढ़ाई? सबसे पहले तो ये बताइए आप लोग। एक नंबर? चलो शाबाश। मतलब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगले साल एक नंबर इसी बैच में से होगा? वेरी गुड, वेरी गुड। तो जैसा कि तुम्हें पता है कि तुम्हें जितने भी लोग पढ़ा रहे हैं सब एक से बढ़ के एक स्टार हैं। मजा आ रहा है पढ़ने में? जितना एक्सपेक्ट किया था उससे बेटर ही मिला ना? वेरी गुड। केमिस्ट्री की टीम अगर आप देखें तो आई थिंक मुझे नहीं लगता कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रवि दुबे सर या वाइस सर से बढ़ के कोई तुम्हें मिल सकता था। अरे मिल सकता था क्या? ऐसे कैसे बोल रहे हो तुम लोग? तुम्हें मतलब चेहरे से लगना चाहिए ना कि हाँ ठीक है।
ऐसा लग रहा है जबरदस्ती बुलवा रहा हूँ मैं तुमसे, ठीक है। अच्छा सर खड़े हैं इसलिए। तो फिजिक्स में BRY सर पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत है ना, शानदार, ठीक है। बायोलॉजी में वही मजा आ रहा है, शाबाश। अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से हार्डवर्क करना है। कुछ बातें आप लोगों से करनी थी, हम बीच बीच में महीने 2 महीने में तुमसे मिलते रहेंगे, जल्दी भी मिल सकते हैं, तुम तो कभी भी मिल ही सकते हो, मतलब तुम्हारे लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप चाहो जब आके मिल सकते हो हम लोगों से, लेकिन हम भी बीच बीच में आपको लिए आते रहेंगे। बेटा कोई भी प्रॉब्लम आए, 2-3 चीजें हमें समझानी है आप लोगों को। फॉर एग्जाम्पल देखो आपकी फैमिली, सब अपनी अपनी फैमिली अपनी अपनी जगहों पर है, पर यहाँ हमने पहले भी कहा था ओरिएंटेशन के अंदर कि हम लोग ही आपकी फैमिली हैं, हम लोग ही आपके गार्जियन हैं, राइट है। तो जब भी कोई पहली बार कोई प्रॉब्लम आए ना, आप लोगों को सबसे पहले अपने कंसर्न टीचर से बात करें। अगर आपको एकेडमिक लेवल में कोई प्रॉब्लम आती है, फॉर एग्जाम्पल आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम आती है, फिजिक्स में मुझे ये आज ये वाला कंसेप्ट समझ में नहीं आया, या ये मैं सवालों की प्रैक्टिस नहीं कर पाया, कुछ भी उसके पीछे रीजन हो, उसका सोल्यूशन, सबसे पहला सोल्यूशन किसके पास है? सर के पास है ना। तो सबसे पहले किससे आगे मिलेंगे? सर से। पूरे कॉन्फिडेंस से बात करेंगे, पूरे भरोसे के साथ बात करेंगे, विश्वास के साथ बात करेंगे, तो डेफिनेटली आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। एक तो वो कहते हैं ना कि आपने छोटे से घाव को नासूर बना दिया, उसके बाद में आपने बात की, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। आई बात समझ में? चाहे फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो, जब पहली बार हमें प्रॉब्लम आई, उसी पे प्रॉब्लम को हम लेकर के बात कर ले, तो उसका सोल्यूशन इमीडिएटली मिल जाएगा, और एक कंसेप्ट मिसकंसेप्ट की चेन क्रिएट नहीं होगी, तो आप कॉन्फिडेंट रहेंगे, ठीक है। चाहे फिजिक्स के टीचर हो, चाहे केमिस्ट्री के टीचर हो, या बायो के टीचर हो। 2-3 चीजें और आप समझ लें ध्यान से, कि यहाँ होता क्या है इन जनरल ये होता है कि आप जब 1 साल की पूरी जर्नी करेंगे, आप 11th पूरा कर चुके हैं कंप्लीटली, 1 साल हमारे पास और बचा है। 2-3 चीजें आप क्लियर करें कि आपको अभी ऐसा लगेगा कुछ दिनों, या तो लग रहा होगा या लगेगा, अगर आप 11 से कंपेयर करेंगे तो आपको लगेगा थोड़ा स्पीड में पढ़ा रहे हैं लोग। हाँ कितना, तो अगर आपको ऐसा नहीं लगा तो आगे आप इसके लिए तैयार रहें। क्यों तैयार रहें? आपको ओरिएंटेशन में ये बात बताई गई थी, और ये इसके लिए अगर हम मेंटली प्रिपेयर्ड रहेंगे तो हम चीजों का एक्सेप्टेंस लेवल बढ़ जाता है कि हमें इस साल क्या करना है, ना सिर्फ 12th पढ़ना है, 11th का भी रिवीजन करना है। 11th में क्या किया था? सिर्फ 11th किया था, यही किया था ना। इस बार हमें 12th भी पूरा करना है, और दूसरी चीज आप देखें, क्या लास्ट ईयर आपने बोर्ड दिया? इस साल बोर्ड भी देना है। क्या लास्ट ईयर आपको नीट देना था? इस साल, मतलब सारी चीजें इसी साल फेस करनी है। आई बात समझ में? तो इस जर्नी में कभी कभी आपको ऐसा लग सकता है कि यार बहुत तेजी से हम लोग चल रहे हैं, या हम पिछड़ रहे हैं, या कभी कभी ऐसा फील हो सकता है कि यार चीजें हमने इतनी पढ़ने के बाद कुछ चीजें भूल रहे हैं। इट्स अ पार्ट ऑफ जर्नी, हर स्टूडेंट ऐसा फील करता है, इनसे घबराना नहीं है। सोल्यूशन किसके पास है? हाँ, तो टीचर और आप मिलकर के डिस्कस करेंगे, सब चीज का सोल्यूशन मिलेगा, और कभी भी हमें हार नहीं माननी जल्दी, हमेशा कॉन्फिडेंट रहना है, अपने टीचर से बात करते रहनी है, 1 by 1 आपको हम बीच बीच में समझाते रहेंगे जब भी प्रॉब्लम आए। अच्छा एक और मैं क्लियर कर देता हूँ चीजों को, अनअकैडमी सेंटर के अंदर ये मान के चले बच्चों की आपको मैक्सिमम केसेस के अंदर बेहतरीन से बेहतरीन टीचर मिलेंगे। अगर आपको अभी लगता है कि यार हमें, आपका इनऑर्गेनिक चल रहा है, ऑर्गेनिक चल रहा है, फिजिकल के भी टीचर आएंगे तो आपको बहुत बेहतरीन मिलेंगे। कोई टीचर आपको कहीं 19 नहीं मिलेगा। लेकिन साथ साथ में एक बात और करता हूँ कई बार, कि हर बच्चे का एक अपना अपना सिंक होने का लेवल होता है। कई बार आप देखेंगे, आप छोटी क्लास में आपने नोटिस किया होगा कि आपके मैथ्स के टीचर होते थे, या बायोलॉजी के टीचर होते थे, या आपके साइंस के टीचर होते थे, तो उसमें आपने देखा होगा कि यार कोई एक टीचर है जिससे 2 बच्चों को उनका समझ में कम आता है, लेकिन एट द सेम मोमेंट बाकी बहुत सारे बच्चे उनके फेन होते हैं। ऐसा होता नहीं होता है? तो ये सारी चीजें क्यों होती है? ये सारी चीजें होती है माइंडसेट की वजह से। अगर आपका माइंडसेट किसी को लेकर ऐसा बन गया कि यार इनका मुझे समझ में नहीं आएगा, आपने नेगेटिव सोचना चालू किया, तो डेफिनेटली आपको नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे। तो ऑलवेज बी पॉजिटिव अबाउट योर टीचर्स, योर रेस्पेक्टेड टीचर्स। हमेशा उन पर भरोसा करना है। इतने साल पढ़ा, अच्छा एक बात बताओ, 11वीं और 12वीं 2 साल पढ़ने के बाद क्या तुम्हें फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी तुम्हारी मास्टरी हो जाती है? इस लेवल पे मास्टरी हो जाती है कि आप 600-700 नंबर तक टच करके क्वालिफाई कर लेते हो एग्जाम। आप 0 से स्टार्ट करते हो ना, आप 2 साल में वहां पहुंच जाते हो। पहुंचते नहीं पहुंचते हो? तो आप मुझे बताइए, जो टीचर्स आपको 15 साल के एक्सपीरियंस, 16 साल के एक्सपीरियंस, 10 साल के एक्सपीरियंस से पढ़ा रहे हैं, क्या उनको सब्जेक्ट नहीं आता होगा? क्या उनसे वो सारे सवाल बच्चों ने अपने पास में नहीं पूछे होंगे जो आपके दिमाग में आते हैं? क्या उनके आंसर उनके पास नहीं होंगे? हर चीज का आंसर होता है, इनफैक्ट कई तरीके से बेहतर तरीके से डिलीवर करने का उनके पास तरीके होते हैं। तो आपको उन पर भरोसा करके मेहनत करनी है, ठीक है। अब आशीष बंसल से कुछ बात करेंगे, फिर आपके साथ सिद्धार्थ से बात करेंगे, फिर आप आप तो पढ़ाई करो बेटा।
जोरदार, है ना, और खुश रहो। और आप में से पूजा अर्चना भक्ति ये कितने लोग करते हैं? इतने से खुद के भगवान मान के बैठे हुए हो हैं? ये किस लिए करते हैं? क्यों करती है बेटा पूजा, क्यों करती है? हमें विश्वास है उस चीज पर, किस पे विश्वास है? भगवान पर। भगवान पे विश्वास है। विश्वास है तो क्या चाहते हो कि वो आप कुछ करो या नहीं करो वो हमेशा करता रहे आपके लिए? अच्छा, बेसिकली भक्ति जो होती है, पूजा अर्चना होती है, वो होती है कि प्रभु प्राप्ति के लिए होती है। और आप जिन लोगों से पढ़ रहे हो ना, वो मतलब ये समझ लो कि आप प्रभु के दरबार में बैठे हुए हो, ठीक है ना। तो आपको ज्यादा भक्ति अर्चना करने की जरूरत नहीं है, आप उनसे ही बात करते रहो, आपकी भक्ति अपने आप ही हो जाएगी पूरी, ठीक है ना। समझ में आया? ये सब लोग जो है वो मतलब एक से बढ़कर एक, ठीक है ना। मेरे को तो ये था कि यार इस बार एक्सेल बच्चों को ये भी सर वाह, मतलब एक के बाद एक। तो मैंने कहा कि एक बार मैं उनकी खुशी देखना चाहता हूँ बच्चों की तो इसलिए मैं आया, ठीक है ना। और बाकी अगर मान लीजिए एकेडमी के संबंधित कोई भी बातें हैं वो तो सर से शेयर कर ही सकते हो। बाकी कोई भी बात है तो अपने पास सिद्धार्थ उत्रेजा सर हैं, इनको वेलकम करो क्लैप करके। ये आपके लिए 24/7 अवेलेबल है। कभी भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो कुछ हो तो ये यहाँ पर रहते हैं। और नहीं तो इनके बारे में इनको कैसे कांटेक्ट करना है वो ये बता देंगे, ताकि कोई भी बच्चे को किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं रहे, ठीक है ना। पढ़ाई के अलावा भी कोई दिक्कत आ रही है ना, आराम से शेयर करो, सर लोगों से शेयर करो, इनसे शेयर करो, हमसे शेयर करो, ठीक है ना। तो आपको मतलब उसका सॉल्यूशन जल्द से जल्द मिलेगा। एंड कीप डूइंग वेल, ऑल द बेस्ट। ओवर टू सिद्धार्थ सर नाउ। चलो बेटा, है ना, ग्राफ नोट कर लें फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। कर लिया? कर लो जिन नहीं कर। 30 सेकेंड्स। लिखो जल्दी, क्या वो क्या कर रहे हो, लिखो। है ना। अभी सर लोगों ने आपको बता ही दिया चीजों को। किसी को किसी भी तरह का कोई इशू होता है, एस्केलेशन मतलब पता है तुमको? हाँ, मैं वही सोच रहा था
एस्केलेशन मतलब किसी भी तरह का कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है, तो है ना। परवेज सर का है क्या ये? तो एस्केलेशन मतलब कोई प्रॉब्लम हो, क्वेरी हो, तो उसको आप नीचे है ना डेस्क बना, वैसे आप किसी भी फैकल्टी से फैकल्टी से किसी से भी आप बात कर सकते हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है ना। जिस उम्र के दौर पे आप हैं, तो पढ़ाई के अलावा भी बहुत टेंशन होती है जीवन में, तो ठीक है, और कोशिश करें कि पढ़ाई पे टिके रहे अभी आप, है ना। अभी आपका एज जो है वो पढ़ाई करने का एज है, तो पढ़ाई करें, है ना। मस्त। चले बढ़ते हैं आगे। ये ग्राफ अभी अपन लोगों ने समझ लिया। इस ग्राफ के बाद हम लोग सेकंड वाले केस पे आते हैं। आपको बताया था पहला केस क्या होता है बेटा, टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी, और दूसरा केस क्या होता है बेटा, टेंडेंसी टू अचीव ऑक्टेट, है ना। अभी ऑक्टेट वाला जो कहानी है, ये मैं आपको बताता हूँ कि इसको कैसे क्या हम लोग डील कर रहे होंगे। सेकंड नंबर का पॉइंट लिख लीजिए, ये ग्राफ के बाद जो था लिखेगा, टेंडेंसी टू एक्वायर इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन, टेंडेंसी टू एक्वायर इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन, टेंडेंसी टू एक्वायर इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन। अच्छा, आज मैं है ना उस पे टेलीग्राम वाले चैनल पे वो आपके पीरियोडिक टेबल का एक प्रैक्टिस क्वेश्चन का सेट बना रखा मैंने, तो वो भेज दूंगा। तो जिसको जब भी समय मिले कोशिश करना कि अपन मतलब ऐसे मॉक टेस्ट टाइप का पूरा पीरियोडिक का वो टेस्ट रहेगा, ठीक है। तो टाइमर लगा के बैठना, बस ये ध्यान रखना। जैसे मान लो उसमें 50 क्वेश्चन निकले, 60 निकले, 30 निकले, है ना, जो भी निकले XYZ, तो जितने भी क्वेश्चन है उसका आप 0.75% टाइम लेंगे। जैसे मान लो 50 क्वेश्चन है, तो 50 मिनट नहीं लेना है ना, 35-40 मिनट लेना है आपको। क्योंकि एग्जाम में, क्योंकि देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जनरली क्या होता है, फिजिकल में या फिजिक्स में आपको सॉल्व करना होता है। ओसी आईओसी में सॉल्व करने का ज्यादा स्कोप होता नहीं है ना, फटाफट आता है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे मतलब देखा और टिक किया, है ना। एक आध दो क्वेश्चन होंगे जिसमें ऑर्डर बनाना पड़ेगा, तो सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली होने वाले तो आपका टाइम उस हिसाब से मैनेज करके चले। और ये प्रैक्टिस अभी से करोगे तो फाइनल में मदद होगी। अगर अपन ये सोचेंगे कि अपन लास्ट के 2 महीने में प्रैक्टिस कर लेंगे, मैं फिर से बोलूं, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो इसीलिए अभी से उसको अपने है ना हैबिट में लाए उस चीज को। और जब भी घर पे भी कोई भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन सॉल्व करते हो, टाइमर लगा के सॉल्व किया करो, हैबिट में लाओ उसको। भले टाइमर लगाने से क्या होगा, शुरू में आपसे गलतियां बहुत होंगी, फैक्ट है ना। मतलब शुरू में आप जब फिजिक्स का क्वेश्चन करने बैठोगे 1 मिनट लेकर, तो 1 मिनट में आपका आधा क्वेश्चन भी नहीं होगा, नहीं होगा। ये है प्रोसेस ही यही है। पर अपन एक प्रोसेस पे चल रहे हैं, वो प्रोसेस को अभी फॉलो नहीं करोगे तो अगले साल फॉलो करोगे। तो इस साल फॉलो कर ले, ज्यादा बढ़िया है ना। तो फॉलो करें, प्रोसेस होता है, हर चीज को सीखने का समय होता है, उस सीखने का समय आपको देना पड़ेगा, उसको प्रोसेस को फॉलो करिए। चलिए आइए बात करते हैं सेकंड नंबर के पॉइंट पे। सेकंड नंबर में क्या बोला मैंने, टेंडेंसी टू एक्वायर इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन। ये बात बताओ, कोई भी एटम बॉन्ड फॉर्मेशन में क्यों पार्टिसिपेट करता था, तो पहले ऐसा माना जाता था। पहला पॉइंट तो जो एनर्जी वाला है ना, ये तो हमेशा ऑलवेज ट्रू है। दूसरा पॉइंट जो ये इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन वाला बेटे, इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन वाला जो पॉइंट है, इसकी अगर हम लोग बात करें तो ऐसा माना जाता था कि नोबल गैसेस तो बॉन्ड नहीं बनाते क्योंकि उनका ऑक्टेट पूरा होता है, लेकिन बाकी सब एटम क्यों बॉन्ड बनाते हैं, क्योंकि वो भी इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन अचीव करना चाहते हैं। मैंने पिछले क्लास में भी आपको बोला था, ये जो पूरा चैप्टर है ना, ये हिस्ट्री जैसा चलता है, एक आया फिर कुछ दिन तक राज करा फिर हट गया। वैसे ये जो ऑक्टेट थ्योरी अपन पढ़ रहे हैं, ये वन ऑफ द अर्लीस्ट थ्योरी थी, सबसे शुरुआती दौर की जो थ्योरीज थी उनमें से एक थ्योरी है। और ये ज्यादा दिन टिकी नहीं, लेकिन क्योंकि यहीं से मेनली हम लोग है ना थ्योरीज को, जैसे आप हिस्ट्री में मुगल काल पढ़ते हैं, तो पहले जो आया उसको पहले पढ़ते हैं आप, बीच वाले सब गायब हो जाते हैं, बीच में लिस्ट पूरी गायब कर, भले शुरू के 2-3 बता देते, अकबर तक पहुंच गए, उसके बाद गायब, ठीक है। तो वैसे ये शुरुआती थ्योरी है, तो इसका मेंशन होना जरूरी है कि यहां से केमिकल बॉन्डिंग की थ्योरीज चालू हुई थी। तो इसको अपन पढ़ते हैं, लेकिन ये ऑलवेज ट्रू नहीं होगा, इसके कुछ ड्रॉबैक्स है, इसके कुछ एक्सेप्शन है, जो हम जस्ट अभी जो ये टॉपिक पढ़ेंगे उसके जस्ट बाद हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन हाँ इसको पढ़ना जरूरी है। तो आइए इसके ऊपर बात करते हैं। पहला हमने हेडिंग डाल दिया, हेडिंग के आगे लिखेगा according to Lewis octet theory, according to Lewis octet theory, according to Lewis octet theory, each atom, according to Lewis octet theory, each atom tries to attain, each atom tries to attain inert gas configuration, each atom tries to attain inert gas configuration, each atom tries to attain inert gas configuration, full stop, ब्रैकेट में लिखिएगा, that is octet in its outer most shell, that is octet
OCTET है ना, ऑक्टेट इन इट्स आउटर मोस्ट शेल, ऑक्टेट इन द आउटर मोस्ट शेल। जब हम बोलते हैं कि कोई भी इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना चाहता है, इसका मतलब क्या होता है कि वो ऑक्टेट पूरा करना चाहता है। लेकिन ऑक्टेट का मतलब क्या, ऑक्टेट का मतलब ये नहीं कि टोटल 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है, सिर्फ आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन चाहता है, 8, अंदर कितने भी हो सकते हैं उससे कोई ज्यादा मतलब है नहीं। दूसरी बात, एक एलिमेंट अगर मैं बात करूं तो हाइड्रोजन कभी भी ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता। इवन लिथियम भी जो है ना, Li+ जब आप देखते हो तो Li+ भी ड्यूप्लेट को फॉलो करता है। तो हाइड्रोजन और लिथियम दो ऐसे एटम है जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करेंगे, ये किसको फॉलो करेंगे बेटा, ड्यूप्लेट रूल को। अगला लाइन लिखिएगा, हाइड्रोजन एंड लिथियम, हाइड्रोजन एंड Li+, ऐसा लिख लें, हाइड्रोजन एंड Li+ फॉलो ड्यूप्लेट रूल, फॉलो ड्यूप्लेट रूल, DUPLET, ड्यूप्लेट रूल, ठीक है। तो ये ध्यान रखें, कभी भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो कभी भी ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं कर सकता, तो आंसर हाइड्रोजन पक्का आपको वहां दिख ही जाएगा। ये आपको जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा हुआ पॉइंट होता है। अब देखो ऐसे क्या क्या तरीका, ऑक्टेट पूरा तो करना है एटम को, तो ऑक्टेट कैसे पूरा करेगा, बॉन्ड बना के करेगा ऑब्वियसली। खुद का अगर अकेले ही एटम रहेगा तो ऑक्टेट कहां से पूरा होगा, पहले से ऑक्टेट पूरा नहीं तो इलेक्ट्रॉन कहीं से लेगा, देगा, शेयर करेगा। तो ऐसे क्या क्या तरीके हैं जिनसे वो अपना ऑक्टेट पूरा कर सकता है। तो आइए उसके ऊपर बात करते हैं, और उसको हम लोग बोलेंगे वेज टू अचीव ऑक्टेट, है ना। ऑक्टेट पूरा करने के क्या क्या तरीके हैं उसके पास। अब वेज टू अचीव ऑक्टेट में बेटा अगर अपन चले तो दो मेन कैटेगरीज आती है इसमें, ध्यान से देख लेना। पहले पहला जो कैटेगरी आएगा वो आएगा बेटा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और दूसरा जो मेन तरीका आएगा ऑक्टेट पूरा करने के लिए वो क्या आएगा बेटा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ध्यान से देखते आएगा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ट्रांसफर का मतलब क्या है, ट्रांसफर का मतलब है इलेक्ट्रॉन का जाना या इलेक्ट्रॉन का आना, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन दे दिया है ना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और या फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जरा इस फ्लो चार्ट को जरा ध्यान से देखेंगे तो इससे हमारा पूरा केमिकल बॉन्डिंग का जो पार्ट है, हम लोगों को इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है वो आपको दिख के है ना। जैसे यहाँ पर बात करें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, बेटा इलेक्ट्रॉन अगर कोई एटम लूज करे, जैसे सोडियम 281 एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता था, पढ़ते हैं जूनियर क्लासेस से, और 2,8 हो जाता है। तो कोई भी एटम अगर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो लूज करके क्या फॉर्म करेगा बेटा, कैटायन, और इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या फॉर्म करेगा, एनायन, है ना। और मुझे बताइए अगर कैटायन एनायन, ऐसा तो है नहीं कि अगर कैटायन बना तो अकेला कैटायन नहीं बन सकता, अगर कैटायन बना है तो कोई एनायन भी बना हो, तो किसी ने लूज किया तो किसी ने गेन किया होगा। तो अगर कैटायन एनायन बने तो आमने सामने कैटायन एनायन आएंगे, प्लस माइनस आमने सामने आएंगे, तो अट्रैक्शन होगा कि रिपल्शन होगा, अट्रैक्शन। तो ऐसा फोर्स जो कैटायन और एनायन या पॉजिटिव और नेगेटिव को आपस में बाइंड करके रखता है, केमिकल बॉन्ड तो बोलते हैं उसको, लेकिन उस केमिकल बॉन्ड को पर्टिकुलरली क्या नाम दिया गया बेटा, आयनिक बॉन्ड। तो हमारे सिलेबस में हमें आयनिक बॉन्ड पढ़ना होगा, और आयनिक बॉन्ड पढ़ने के लिए हमने एक प्रोसेस देख लिया कि वो आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होगा बेटा, बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा मुझे बताइए इलेक्ट्रॉन लूज करने का काम किसका होता है, मेटल का, और इलेक्ट्रॉन गेन करने का काम किसका होता है, नॉन मेटल का। तो ये हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनने वाला बॉन्ड जनरली आयनिक बॉन्ड होता है। अब आते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या, यहां पर जो दो एटम है इनमें से ना कोई लूज करना चाहता है ना कोई गेन करना चाहता है, दोनों ही गेन करना चाहते हैं, कंडीशन वो है। तो गेन दोनों कब करेंगे, जब कोई लूज करेगा। अब दोनों में से कोई लूज करने को तैयार नहीं तो गेन कैसे करोगे। तो ऐसी कंडीशन में आके याद करिए, शेयरिंग वाली कहानी पढ़ी थी अपन ने, ईएन के समय वो वाली बात आती है। तो शेयरिंग में अब दो तरह की शेयरिंग होती है भाई, जिन दो एटम के बीच में शेयरिंग हो रही है, अगर ये और ये बराबर कंट्रीब्यूट करें, मतलब ये भी एक इलेक्ट्रॉन दे ये भी एक इलेक्ट्रॉन दे, या ये 2 दे रहा है तो ये भी 2 दे, ये 3 दे रहा है तो ये भी 3 दे, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वल शेयरिंग, क्या बोलते हैं, या फिर म्यूचुअल शेयरिंग। और मान लो इन दोनों को शेयर करना है और 2 इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है शेयर करने के लिए, और ये एक भी नहीं दे रहा, बस बोल रहा है चल शेयर करते, तू इलेक्ट्रॉन रख दे बीच में, अपन शेयर करेंगे। तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, नॉन म्यूचुअल शेयरिंग या फिर अनइक्वल शेयरिंग। तो शेयरिंग दो तरह की मिलेगी आपको, जहां पर इक्वल कंट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, और यहां फिर जहां पर अनइक्वल कंट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। इक्वल कंट्रीब्यूशन कहने का मतलब क्या हो गया, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन दे दिए। और अनइक्वल कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या होगा, एक ने इलेक्ट्रॉन दिए शेयर करने के लिए, दूसरा सिर्फ उसको यूज कर रहा है। इक्वल शेयरिंग से बनने वाले बॉन्ड को क्या बोलता है बेटा, कोवैलेंट बॉन्ड। इतना तो सबको पता है कि शेयरिंग से कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोवैलेंट। लेकिन इक्वल शेयरिंग हुआ तो कोवैलेंट बॉन्ड, और अनइक्वल हुआ तो इसका भी नाम आप जानते हैं, इसको क्या बोलते हैं बेटा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी एक तरह का कोवैलेंट बॉन्ड ही होता है, तो इसीलिए इसका पूरा नाम जो होता है खानदान के साथ, वो क्या होता है बेटा, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। अपन शॉर्ट में इसको क्या बोल देंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। लेकिन ध्यान रखिएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज आल्सो अ टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। जहां भी शेयरिंग हुई है वो कोवैलेंट बॉन्ड होता ही है। अच्छा, जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है इसको कई बार डेटिव बॉन्ड भी बोला जाता है।
क्या बोला जाता है? डेटिव बॉन्ड। डेटिव बॉन्ड कहने का मतलब क्या है? इसमें एक डोनर होता है और एक एक्सेप्टर होता है, ल्यूइस एसिड बेस वाली कहानी है ना। तो इसको डोनर एक्सेप्टर बॉन्ड भी बोलते हैं। डेटिव बॉन्ड कहने का मतलब है डोनर एक्सेप्टर बॉन्ड, है ना। एक एटम डोनेट करेगा और दूसरा एक्सेप्ट करेगा। नोट डाउन करें फ्लो चार्ट को फटाफट, 1 मिनट का समय है, तूफानी रफ्तार से लिखें। तो पूरे चैप्टर में अपने को क्या क्या बॉन्ड्स पढ़ने, कैसे क्या बॉन्ड बनेंगे, वो सारी बातें यहां पर आपके सामने फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिखी हुई है और इसी को 1 बाय 1 हम स्टडी करेंगे। चैप्टर का 70% जो पार्ट है वो कोवेलेंट बॉन्ड है बेटा, है ना। सबसे ज्यादा पोर्शन अगर इनमें से कोई बॉन्ड आपको पढ़ना है तो कोवेलेंट बॉन्ड है। चले बेटा ना, अब ये जो हम लोगों ने यहाँ पर फ्लो चार्ट बनाया है, इसमें अभी हम लोगों ने बेसिक ये डिस्कशन किया कि केमिकल बॉन्ड कैसे बनता है, ट्रांसफर और शेयरिंग से वो क्या कर सकता है, अपना ऑक्टेट पूरा कर सकता है। तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए ये सब तरीके, लेकिन मैंने बोला कि अभी हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर? लुईस ऑक्टेट रूल। लुईस ऑक्टेट रूल ने क्या बोला कि भाई हर एटम ऑक्टेट पूरा करना चाहता है। ऑक्टेट पूरा कैसे कैसे कर सकता है? ट्रांसफर से, गेन से, लॉस से या शेयर से। लेकिन मैंने बोला कि ये जो थ्योरी है ना, ये वन ऑफ द अर्लीस्ट थ्योरी थी, तो इस थ्योरी के बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं और इसीलिए उन ड्रॉबैक्स की वजह से इस थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया गया। अब वो ड्रॉबैक्स क्या क्या थे, आइए उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हेडिंग डालिएगा, एक्सेप्शंस टू लेविस ऑक्टेट रूल। एक्सेप्शंस टू लेविस ऑक्टेट रूल। एक्सेप्शंस टू लेविस ऑक्टेट रूल। एक्सेप्शंस कहने का मतलब क्या है? ये वो कंडीशंस हम पढ़ रहे हैं जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता है। एक्चुअल में ये जो ऑक्टेट रूल बना था, मैंने आपको बोला वन ऑफ द अर्लीस्ट थ्योरी बेटा। ये जब थ्योरी आई थी तब तो ये बिल्कुल परफेक्ट सही थी। क्यों सही थी? उस टाइम तक बहुत कम एलिमेंट्स और बहुत कम कंपाउंड डिस्कवर हुए थे, तो उस समय तक जितने भी एलिमेंट या कंपाउंड मिले थे ना, वो इस बात को फॉलो करते थे। लेकिन जैसे जैसे साइंस ने प्रोग्रेस किया, नए नए एलिमेंट, नए नए कंपाउंड डिस्कवर हुए और वो जो नए कंपाउंड्स आए ना, वो इस बात को फॉलो नहीं करता था और इसीलिए वो किस कैटेगरी में आ जाएंगे बेटा? एक्सेप्शंस की कैटेगरी में आएंगे, है ना। पहली बात हम क्या बोल रहे हैं कि लुईस ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करना है। अगर ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करना है, बेटा ऑक्टेट रूल क्या बोलता है? किसी भी एटम के बॉन्डिंग के बाद उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आने चाहिए? 8। और अगर मुझे इसको फॉलो नहीं कराना है तो फॉलो नहीं कराने की दो कंडीशन हो सकती है कि बॉन्डिंग के बाद आउटर मोस्ट शेल में या तो 8 से कम इलेक्ट्रॉन हो या 8 से ज्यादा हो। तो अगर 8 से कम हुआ तो उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, क्या बोलेंगे? या फिर हाइपोवैलेंट। और अगर 8 से ज्यादा हुआ तो उसे हम बोलेंगे एक्सेस ऑक्टेट, है ना। एक्सेस ऑक्टेट या बोलेंगे एक्सपांडेड ऑक्टेट, और या फिर उसको क्या बोलते हैं बेटा? हाइपर वैलेंट। तो आइए उसको डिस्कस करते हैं 1 बाय 1 कि हाइपोवैलेंट, हाइपर वैलेंट क्या है। सबसे पहले वाला केस आएगा बेटा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, या फिर जिसको हम लोग बोल सकते हैं हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल्स। हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब इसमें डेफिनेशन पे हम लोग नहीं जा रहे क्योंकि डेफिनेशन आपके मतलब ये 12th बोर्ड में नहीं पूछा जाएगा, पर अपने को मीनिंग नाम से समझ में आना चाहिए कि ऐसे मॉलिक्यूल जहां पर सेंट्रल एटम के पास लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स हो उसे क्या बोलेंगे बेटा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। नाम से इतना समझ में आ जाता है। अब आइए इसके ऊपर बात करते हैं, ध्यान सुनिएगा। एग्जाम्पल्स की मैं बात कर रहा हूं, एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग इसको समझेंगे, ठीक है।
आपको पहला एग्जाम्पल अगर बोला गया तो मान लीजिए पहला एग्जाम्पल मैंने बोला BeCl2, एक एग्जाम्पल मैंने बोला BF3, एक एग्जाम्पल बोला मैंने BCl3 और एक एग्जाम्पल मैंने बोला AlCl3। ठीक है, ये आपके सामने जो एग्जाम्पल्स लिखे गए ये सारे के सारे क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अब ये कैसे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुए, ये कैसे चेक किया जाएगा कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो आइए उसके ऊपर बात करते हैं ध्यान से। ठीक है, BeCl2 के बारे में ध्यान सुनना। एक बात बताओ मुझे, आपको यहां पर क्या चेक करना है कि ऑक्टेट पूरा है या नहीं है। पर ऑक्टेट पूरा है या नहीं इसको चेक करने के दो रास्ते हैं, कि ट्रांसफर के थ्रू चेक करना है या शेयरिंग के थ्रू चेक करना है। और ये कब पता चलेगा, जब आपको ये पता होगा कि इसके बीच में बॉन्ड आयनिक है कि कोवेलेंट है। क्योंकि आयनिक बॉन्ड हुआ तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के बाद ऑक्टेट चेक करोगे, और अगर शेयरिंग है तो शेयरिंग के हिसाब से चेक करोगे। कहने का मतलब क्या है, याद करिए प्रीवियस क्लासेस में आपको यह बोला गया है कि जनरली मेटल और नॉन मेटल का जो बॉन्ड होता है वो कैसा होता है बेटा, आयनिक। ठीक है, और जनरली नॉन मेटल और नॉन मेटल का जो बॉन्ड होता है वो कैसा होता है बेटा, कोवेलेंट। और ये जो मैं बात आपको बोल रहा हूं है ना, ये एक जनरल प्रॉब्लम रहती है बच्चों की कि चैप्टर खत्म होने के बाद, पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म होने के बाद भी उनको ये पता नहीं चल पाता है कि कौन सा बॉन्ड आयनिक था और कौन सा बॉन्ड कोवेलेंट था। तो इसके ऊपर बहुत वर्क करना है आपको, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछता है कि कौन सा कंपाउंड आयनिक है कोवेलेंट है, क्योंकि ये जनरल बात है ना। और इनऑर्गेनिक में आप जानते हो कई जगहों पर ऐसा होगा कि मेटल नॉन मेटल का बॉन्ड आयनिक होने के बजाय कैसा मिल जाएगा, कोवेलेंट। तो उसके ऊपर फोकस करना है अपने को। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मुझे बताइए बेरिलियम मेटल है कि नॉन मेटल है? कहां आता है? एस ब्लॉक में। एस ब्लॉक के सारे एलिमेंट, डी ब्लॉक के सारे एलिमेंट, एफ ब्लॉक के सारे एलिमेंट, पी ब्लॉक में मेटल, मेटलॉइड, नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल। अब जिसको समझ में आता है ठीक है, नहीं आता तो पोगो देखिए। अब इधर देखिए, बेरिलियम क्या है, मेटल। क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल। मेटल नॉन मेटल का बॉन्ड क्या होना चाहिए, आयनिक। ठीक है, आइए इधर, बोरॉन क्या है, मेटलॉइड, बालिका। पर एनसीईआरटी इसको क्या बोलता है, नॉन मेटल। ठीक है, इसमें भी नॉन मेटालिक कैरेक्टर डोमिनेटिंग है। चलिए नॉन मेटल, नॉन मेटल कैसा बॉन्ड होना चाहिए, कोवेलेंट। नॉन मेटल, नॉन मेटल, कोवेलेंट। मेटल, ये बालिका सीता गीता के इधर आता है ना, मेटल और नॉन मेटल क्या होना चाहिए। अच्छा, ये दोनों तो पक्के कोवेलेंट है, नॉन मेटल नॉन मेटल। ये कैसा होना चाहिए, आयनिक। ये कैसा होना चाहिए, आयनिक। लेकिन ये दोनों कोवेलेंट है। खेल यहीं से शुरू करेंगे। ठीक है, इनको होना कैसा चाहिए था, आयनिक। सर आपने बोला मेटल नॉन मेटल का बॉन्ड आयनिक, बिल्कुल आयनिक होना चाहिए, लेकिन शुरुआत में पहले ही झटका ले लो ताकि समझ में आ जाए कि ये जो कही गई बात है जनरल बात है ना, पहले ही समझ में आ जाए अपने को। तो पिक्चर के पहले ही है ना, क्लाइमेक्स है ना जो पहले दिख जाना चाहिए, फिर स्टोरी रिवर्स में घुमाएंगे। अब देखो BeCl2 और AlCl3 ये होने क्या चाहिए थे, आयनिक, और है क्या, कोवेलेंट। अब हमें कैसे पता चलेगा सर कौन सा आयनिक है, वैसे तो आपने लिख दिया, अब हमको क्या पता कि कौन आयनिक बनाए कौन कोवेलेंट बनाएगा। ध्यान सुनना, पढ़ो इसको। कौन है ये, अलबेली। अलबेली के CBI कोवेलेंट होते हैं। CBI कहने का मतलब, ध्यान से देख लो, कौन कौन कोवेलेंट होते हैं, अलबेली के CBI कोवेलेंट होते हैं। दिमाग में फिट कर लो। सबसे ज्यादा बार आपको जो मेटल नॉन मेटल का बॉन्ड आयनिक के बदले कोवेलेंट मिलेगा, जो परेशान करेगा पूरे सिलेबस में, वो यही है। अभी सुन लिया आपने, ये कम से कम सिलेबस खत्म होते होते आप 100 बार सुन लोगे। याद हो गया तो ठीक है ना। हाँ, ध्यान रखना। ठीक है, इतनी बार आएगा ये आपके सामने। यहां पर एस ब्लॉक में, पी ब्लॉक में बार बार ये आपको रिपीट होता हुआ मिलेगा, क्योंकि इसके बारे में आपको बहुत कुछ पढ़ना है। ये एक तो एनॉमलस बिहेवियर दिखाने वाले एलिमेंट्स हैं, और साथ ही साथ ये डायगोनल रिलेशनशिप वाले एलिमेंट्स हैं। इनके बारे में बार बार पढ़ना है आपको। ठीक है, आइए ध्यान सुनो, क्या बोला मैंने, अलबेली के CBI क्या होते हैं बेटा, कोवेलेंट। अलबेली के CBI कोवेलेंट कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर तात्पर्य क्या है, अर्थात क्या है वो देखे। एल्यूमिनियम का क्लोराइड, एल्यूमिनियम का ब्रोमाइड, एल्यूमिनियम का आयोडाइड कभी भी आ जाए, है तो ये मेटल नॉन मेटल, लेकिन होना चाहिए था आयनिक, मिलेगा कैसा, कोवेलेंट। बेरिलियम का क्लोराइड, बेरिलियम का ब्रोमाइड, बेरिलियम का आयोडाइड आ जाए, होना चाहिए था आयनिक, मिलेगा क्या, कोवेलेंट। लिथियम का क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड होना क्या चाहिए था, आयनिक, मिलेगा क्या, कोवेलेंट। क्या बात समझ में आ गई यहां तक। अच्छा, एक और बात देखें, यहां पर नोटिस करें, इंटरेस्टिंग फैक्टर है बेटा, CBI तो हमने लिया, यहां पर फ्लोरीन नहीं लिया हमने। ये हेलाइड्स तो है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो एक फ्लोराइड भी आ सकता था, फ्लोराइड नहीं लिखा गया है। क्यों नहीं लिखा गया है, क्योंकि फ्लोराइड इनमें से किसी का आयनिक होता है और किसी का कोवेलेंट होता है। तो उसमें मतलब ऐसा एक पर्टिकुलर केस नहीं कि वो हमेशा कोवेलेंट होगा कि आयनिक होगा। तो उस चीज को भी हम सीखेंगे, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा, समय से पहले वो बात पता नहीं चलेगी आपको, तो इंतजार करेंगे सही समय का। मुझे बताइए बेरिलियम और क्लोरीन, क्या ये अलबेली का CBI है कि नहीं है बेटा, है।
तो ये आयनिक है या कोवेलेंट है? कोवेलेंट। दिमाग में पिक्चर बननी चाहिए, कोवेलेंट है। ये अलबेली का सीबीआई है कि नहीं है बेटा? है। कैसा है बेटा? कोवेलेंट। मतलब अभी जो चारों आपके सामने लिखे वो चारों क्या है बेटा? कोवेलेंट। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? ट्रांसफर से या शेयरिंग से? ये बात पे इसलिए जोर दे रहा हूं, आपको लगेगा ये सब क्या बता रहे, तो हमको आता है। आप जब इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग करोगे ना, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ट्रांसफर के बाद का काउंट करना है या शेयरिंग के बाद का काउंट करना है। वरना आपने यहाँ ट्रांसफर के बदले शेयरिंग से काउंट कर दिया और शेयरिंग के बदले ट्रांसफर से काउंट कर दिया, तो बेटा अगले साल यही पाए जाओगे। ठीक है, इसीलिए ध्यान सुनिएगा। ये कोवेलेंट है। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? शेयरिंग से। मुझे बताइए, शेयरिंग में बेरिलियम आपका सेंट्रल एटम है। एक बार डायग्राम बनाता हूं। बेरिलियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। अच्छा, बेरिलियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, ये कैसे पता चलेगा? ग्रुप से। कैसे पता चलेगा? ग्रुप से। ग्रुप 1 के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, ग्रुप 2 के आउटर मोस्ट शेल में ग्रुप 2 का एलिमेंट है बेरिलियम। ग्रुप 13 के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, 14 के वैलेंस शेल में 4, 15 में 5, 16 में 6, 17 में 7, 18 में 8। ये बात बिल्कुल दिमाग में फिट कर ले, क्योंकि ये आपको हाइब्रिडाइजेशन के समय में भी इलेक्ट्रॉन्स की काउंटिंग करने में काम आएगी। ये बात ठीक है, बार बार आएगा। मुझे बताइए, बेरिलियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। क्लोरीन आ रहा है साइड एटम, यहां पर फ्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन साइड एटम। साइड एटम में जब भी हेलोजन दिखे, कौन दिखे? फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये सब हेलोजन होते हैं। तो बेटा मुझे बताइए, अगर साइड एटम में हेलोजन दिखा, तो हेलोजन जब साइड एटम में आता है तो कैसा बॉन्ड बनाना पसंद करता है? सिंगल बॉन्ड की डबल बॉन्ड की ट्रिपल बॉन्ड? सिंगल। हेलोजन जब भी साइड एटम में आएगा वो क्या बनाना प्रेफर करता है बेटा? सिंगल बॉन्ड। तो एक क्लोरीन यहां रखा, एक क्लोरीन यहां रखा, और क्लोरीन के वैलेंस शेल में, हेलोजन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये 7 अपन ने यहाँ इलेक्ट्रॉन बना दिए, 1 2 3 4 5 6 7। अब मुझे बताओ, इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1। इसे कितना चाहिए? 1। और इसे तो 6 चाहिए। 6 आएंगे कहां से? ये देगा ही नहीं, शेयर ही नहीं करेगा। इसको तो 1 ही चाहिए ना, ये काहे को फालतू में शेयरिंग करेगा? तो इसने यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर दी इसने, और यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर दी इसने। और इस बेरिलियम के पास ये जो ग्रीन वाला सर्कल बन रहा है, इसके खुद के 2 इलेक्ट्रॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन कहां से मिल गए इसको? Cl से, जिसको अपन इस तरह से सिंगल बॉन्ड बना के रिप्रेजेंट करते हैं। मुझे बताइए, एक सिंगल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2। एक सिंगल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2। अब जरा काउंटिंग देखिएगा। BeCl2 की बात कर रहा हूं, यहां पर लिख रहा हूं BeCl2 की कहानी, ठीक है ना? BeCl2 की कहानी समझिए। बेरिलियम क्या, अब ये आप बताओ, बेरिलियम के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए शेयरिंग के बाद? 4। अब उसको अपन डायरेक्ट करेंगे, बार बार अपने पास इतना समय नहीं होगा कि अपन ऐसे, है ना, इंडिविजुअली इसको डायग्राम बना बना के सॉल्व करें। मुझे बताइए, बेरिलियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 2। क्लोरीन साइड एटम में है। हेलोजन जब भी साइड एटम में आएगा कैसा बॉन्ड बनाएगा? सिंगल डबल या ट्रिपल? सिंगल। एक सिंगल बॉन्ड में 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ट्रांसफर करेगा, और एक सिंगल बॉन्ड में 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ट्रांसफर करेगा। मतलब बताइए, 2 क्लोरीन ने कितने इलेक्ट्रॉन दिए? 2। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 4। क्या यहां से भी 4 और यहां से भी 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। और ये 8 है या 8 से लेस है बेटा? 8 से लेस है। अगर किसी एटम के पास, सेंट्रल एटम के पास, बॉन्डिंग के बाद भी 8 से कम इलेक्ट्रॉन हो, तो ऐसे कंपाउंड्स को क्या बोला जाएगा बेटा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट या फिर हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल। क्या ये बात समझ में आएगी आपको? आगे बढ़ते हैं, BF3 की बात करता हूं, ध्यान सुनिएगा और आप बताएंगे। मुझे बताइए, ये कंपाउंड आयनिक है कि कोवेलेंट है? नॉन मेटल का बॉन्ड आयनिक या कोवेलेंट? कोवेलेंट। ठीक है, ये कोवेलेंट है पक्का। कोवेलेंट बॉन्ड में ट्रांसफर होता है कि शेयरिंग होती है? शेयरिंग। क्या होती है? शेयरिंग। शेयरिंग की अगर मैं बात करूं, तो बेटा बोरॉन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 3। अच्छा, फ्लोरीन अगर साइड एटम में आए, तो साइड एटम में फ्लोरीन कैसा बॉन्ड बनाएगा? सिंगल डबल या ट्रिपल? सिंगल। एक फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरा फ्लोरीन भी 1 इलेक्ट्रॉन देगा, और तीसरा फ्लोरीन भी 1 इलेक्ट्रॉन देगा। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आए? 3। तो बेटा 3 + 3 क्या कितना हो जाएगा? 6। क्या ये 8 है या लेस देन 8 है बेटा? लेस देन 8। अगर लेस देन 8 है तो क्या बोलोगे बेटा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट या फिर हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल। आगे आते हैं BCl3 पे। बेटा बोरॉन के आउटर मोस्ट शेल में 3, क्लोरीन साइड एटम में आया है। बेटा नॉन मेटल का बॉन्ड आयनिक या कोवेलेंट? कोवेलेंट। कोवेलेंट बॉन्ड ट्रांसफर से या शेयरिंग से? शेयरिंग से। शेयरिंग में बोरॉन ने अपने तीनों इलेक्ट्रॉन रख दिए, और क्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाएगा, तो 3 क्लोरीन मिलकर 3 इलेक्ट्रॉन देंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा बेटा? 6। और अगर 6 इलेक्ट्रॉन आ गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये ऑक्टेट रूल से कम है। इसको क्या बोलोगे बेटा? लेस देन ऑक्टेट या फिर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और हाइपोवैलेंट। एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में 3, क्लोरीन देगा 3, आ गया 6। इसका मतलब ये सारे के सारे हाइपोवैलेंट या फिर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल की कैटेगरी में आते हैं। फटाफट इसको छापिए, आगे बढ़ते हैं।
लिख लिया भाई सबने, है ना। तो अलबेली के सीबीआई क्या मिलेंगे बेटा, कोवेलेंट मिलेंगे। काउंटिंग आपके सामने है, काउंटिंग करना अब आपको आना चाहिए, ठीक है। अब इसमें आगे बढ़ते हैं सेकेंड टाइप के केसेस में। सेकेंड टाइप का जो केस आता है वो आता है बेटा एक्सपांडेड ऑक्टेट। नाम से समझ में आ जाता है कि यहां पर ऑक्टेट को एक्सपांड करा रहे हैं, मतलब 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और या फिर इसे बोलेंगे बेटा हाइपर वैलेंट मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो पिछला वाला जो केस था वो हाइपोवैलेंट था, और ये वाला केस कौन सा आ जाएगा, हाइपर। हाइपर मतलब समझ में आ जाता है मोर, है ना, ठीक है। अब देखो हाइपरवैलेंट मॉलिक्यूल्स की बात करें, क्या कंडीशन आता है, ध्यान से देखिएगा। यहां पर डेफिनेशन नहीं लिखा रहा हूं, डेफिनेशन अगर आपको बनाई जाएगी तो क्या डेफिनेशन बनेगा कि सेंट्रल एटम के पास बॉन्डिंग के बाद अगर 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो उसे क्या बोल देंगे हम लोग, हाइपरवैलेंट या एक्सपांडेड ऑक्टेट, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें, बहुत कॉमन से एग्जाम्पल है, याद करें हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन में ये आपने पढ़े हुए होते हैं। PCl5 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है बेटा, sp3d, SF6 क्या होता है, sp3d2, और IF7 क्या होता है, sp3d3। मुझे बताइए इनके हाइब्रिडाइजेशन में डी का इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा है। अगर डी का इस्तेमाल हुआ है मतलब वो एक्सपांडेड ऑक्टेट है। अगर डी का इस्तेमाल हुआ है मतलब वो डेफिनेट है क्या होगा बेटा, एक्सपांडेड ऑक्टेट। अभी खैर उस पर बात कर लेंगे अपन लोग। एक और एग्जांपल लेता हूं, मान लो मैंने लिया SF4, है ना, इस तरह के कुछ एग्जांपल लिख दिए। अब जरा ध्यान से सुनिए, पैटर्न को समझिए। मुझे बताइए सबसे पहले मुझे चेक करना है, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि भाई इनमें से कौन हाइपर वैलेंट है कौन हाइपोवैलेंट है, अपने सामने ये एग्जांपल है, ठीक है, चेक करने चलते हैं। मुझे बताइए पहले बॉन्ड को पहचानिए। आपके शुरू के 2-3 लेक्चर्स में आपको ये दिमाग में फिट कर लेना है कि आयनिक बॉन्ड है कि कोवेलेंट बॉन्ड है, ताकि आगे जब हम पढ़े तो हमें चैप्टर के बाद में ये दिक्कत नहीं आए कि कौन आयनिक था कौन कोवेलेंट था, क्योंकि यही दिक्कत आएगी लास्ट में आपको, ये मैं बता दे रहा हूं पहले, ठीक है ना। मुझे बताइए फॉस्फोरस क्या है, मेटल है कि नॉन मेटल है, नॉन मेटल। क्या ये बालिका सीता गीता के उधर आता है कि नहीं आता, आता है। नॉन मेटल, नॉन मेटल। हेलोजन तो पक्के नॉन मेटल है, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। नॉन मेटल, नॉन मेटल। आयनिक या कोवेलेंट, कोवेलेंट। कोवेलेंट में ट्रांसफर होगा कि शेयरिंग होगा, शेयरिंग। अब शेयरिंग हो रहा है, मुझे बताइए सेंट्रल एटम कौन है, फॉस्फोरस। फॉस्फोरस कौन से ग्रुप का मेंबर है, ग्रुप 15, ग्रुप 15। इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5, 15 का 5। और क्लोरीन कितने आ रहे हैं, 5। क्लोरीन अगर साइड एटम में आए तो कैसा बॉन्ड बनाएगा, सिंगल, डबल या ट्रिपल, सिंगल। एक क्लोरीन एक देगा, दूसरा एक देगा, तीसरा चौथा पांचवा एक एक देंगे। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने एंटर हुए, 5। बताइए कितना आ गया, 10। 10 8 से कम है या 8 से ज्यादा है, 8 से ज्यादा है, मतलब ये क्या हो गया, एक्सपांडेड ऑक्टेट। आइए अगले वाले पे। सल्फर मेटल है कि नॉन मेटल है, नॉन मेटल। फ्लोरीन नॉन मेटल, नॉन मेटल का बॉन्ड आयनिक या कोवेलेंट, कोवेलेंट। आयोडीन क्या है, नॉन मेटल। फ्लोरीन क्या है, नॉन मेटल, नॉन मेटल, नॉन मेटल का बॉन्ड कोवेलेंट। सल्फर नॉन मेटल, फ्लोरीन नॉन मेटल, नॉन मेटल, नॉन मेटल का बॉन्ड कोवैलेंट। कोवेलेंट बॉन्ड अगर है तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ होगा या शेयर हुआ होगा, शेयर। शेयरिंग के हिसाब से सोचिए, सल्फर के वैलेंस शेल में 6, ग्रुप 16 है, और 6 फ्लोरीन 6 इलेक्ट्रॉन देंगे, कुल कितना हो गया बेटा, 12। आयोडीन ग्रुप 17, फ्लोरीन 7 इलेक्ट्रॉन देगा, यहां आ गया 14। सल्फर का वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है और 4 फ्लोरीन है केवल, तो 4 इलेक्ट्रॉन देंगे तो 10 हो जाएगा। ये सारे जो नंबर आ रहे हैं 10, 12, 14, 10, ये सब 8 से ज्यादा है, मतलब ये सब के सब क्या कहलाएंगे बेटा, एक्सपांडेड ऑक्टेट या फिर हाइपर वैलेंट मॉलिक्यूल्स। नोट डाउन करिए इसे। अभी शुरुआती लेक्चर में ये दिमाग में फिट करते जाइए, मेटल, नॉन मेटल, आयनिक, नॉन मेटल, नॉन मेटल, कोवेलेंट, ट्रांसफर, शेयरिंग, ये सारी बात हमें समझनी है। एक बार ये दिमाग में सेट हो गया तो आगे चैप्टर बहुत सिंपल होता जाता है। चलिए ना, आगे बढ़ते हैं। इसी में एक्सपांडेड सॉरी जो हम लोग ल्यूइस ऑक्टेट रूल के एक्सेप्शंस पढ़ रहे हैं, मतलब जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता, उसमें हमने अभी लेस देन 8 और मोर देन 8 देखा। इसके अलावा यहां पर अभी हम 3 कैटेगरीज और पढ़ेंगे, जिसमें अभी आपके सामने क्या लिखा गया बेटा, स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। टॉपिक काम का है, हालांकि इस पे से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन इसका एप्लीकेशन काम का। जैसे जेड इफेक्टिव, मैंने आपको बोलता कि जेड इफेक्टिव में कैलकुलेशन का क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन जब तक आपको जेड इफेक्टिव पता नहीं, ना आप रेडियस पढ़ सकते थे, ना आईई पढ़ सकते थे, ना ईए पढ़ सकते थे, ना ईएन पढ़ सकते थे। वैसे ये जो टॉपिक है ना, ये हमें काम में आएगा जब हम क्या पढ़ेंगे बेटा, फजान्स रूल, पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन में एक फैक्टर के अंदर हमें ये काम में आएगा, तो समझिए इसको। ऐसे केटायन, ध्यान सुनना, इसका मीनिंग क्या है। ऐसे केटायन
जिनके आउटर मोस्ट शेल में, टोटल 18 की बात नहीं हो रही, आउटर मोस्ट शेल की बात हो रही है, ऐसे कैटायन जिनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 18, उन्हें क्या बोला जाएगा बेटा, स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन वाले कैटायन। अगर किसी के आउटर मोस्ट शेल में 18 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तो इसका मतलब है उसका कॉन्फ़िगरेशन ऐसा होना चाहिए बेटा, क्या होना चाहिए, S2 भी होना चाहिए, P6 भी होना चाहिए और D10 भी, तभी तो टोटल कितने होंगे 10 + 6 + 2 कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 18। अब ऐसा कब होगा, तो आइए उसके ऊपर बात करते हैं, एग्जांपल के ऊपर बात करते हैं बेटा। हमने मान लीजिए कॉपर लिया, हमने मान लीजिए जिंक लिया, हमने मान लीजिए गैलियम लिया, ध्यान सुनते जाना, समझते जाना, ये 4th पीरियड के एलिमेंट है। कौन से पीरियड के, 4, ठीक है। ग्रुप 11 कॉपर सिल्वर गोल्ड, ग्रुप 12 जिंदगी कबाड़ा हो गई, और उसके बाद बैंगन आलू गाजर इन थैला। तो इनके नीचे वाले जो मेंबर्स है ना, वो भी ये कारनामा दिखा सकते होंगे, ठीक है। अब सुने, कॉपर ग्रुप 11 का मेंबर है, कौन से ग्रुप का, कौन से ग्रुप का, 11 का ऑक्सीडेशन स्टेट 1 होगा, लास्ट वाला नंबर 1, 12 का 2, 13 का 3। अगर ये अपने ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट को फॉलो कर रहे हैं तो अब ध्यान सुनना, मैं इनमें से जिंक के लिए आपको कैलकुलेशन दिखा देता हूं, इस पे भी वही लगेगा, उस पे भी वही लगेगा, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 29 है, इसका एटॉमिक नंबर 30 है, इसका एटॉमिक नंबर 31 है। 29 में से 1 इलेक्ट्रॉन निकाला, 30 में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाला, 31 में से 3 इलेक्ट्रॉन निकाला, तो सब ले दे के वहीं पर पहुंच गए, इक्वल काउंट पे पहुंच गए, ठीक है। तो एक को समझ लेते हैं, जिंक का एटॉमिक नंबर 30 है, क्योंकि जिंक का कॉन्फ़िगरेशन बहुत इजीली हमें याद रहता है, तो अपन उस पर बात कर लेते हैं। 3s2 3p6 4s2 और 3d10। मैंने ऑलरेडी कॉन्फ़िगरेशन को रीअरेंज करके लिख दिया, जो हम पीरियोडिक टेबल में कई बार कर चुके हैं। अब मुझे बताओ, जिंक में से इलेक्ट्रॉन निकाल के +2 बनाना है, बताइए पहले इलेक्ट्रॉन 3d में से निकलेगा या 4s से निकलेगा, 4s से। आप जब इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हो तो 4s के बाद आता है 3d, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एंटर किसी भी सीक्वेंस में हो, निकलते वक्त हमेशा आउटर मोस्ट शेल से पहले निकलेगा, और इसीलिए हम रीअरेंज करके निकालते हैं इलेक्ट्रॉन को। ये 2 इलेक्ट्रॉन चले गए बेटा, ये 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो मुझे बताइए अब 4th शेल का तो नामो निशानी खत्म हो गया, 4th शेल जो था वो है ही नहीं, इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। तो अब मेरे लिए ये आउटर मोस्ट शेल हो गया मान लीजिए, और इस आउटर मोस्ट शेल में जब आप देखेंगे तो यहां पर S2 भी है, P6 भी है और D10 भी है। अब आप इन इलेक्ट्रॉन को काउंट करोगे तो क्या इनका टोटल 18 इलेक्ट्रॉन हो रहा है या नहीं हो रहा है बेटा, हो रहा है। ऐसा कोई भी कैटायन जिसके आउटर मोस्ट शेल में 18 इलेक्ट्रॉन दिखते हो या S2P6D10 दिखता हो, ऐसे कैटायन की कॉन्फ़िगरेशन को क्या बोला जाएगा, स्यूडो इनर्ट गैस। ध्यान सुन लेना, अगर सिर्फ H2P6 होता, NH2NP6 होता तो क्या बोलते, इनर्ट गैस। लेकिन अगर NH2NP6 के साथ ND10 टाइप का दिख जाए, इसे क्या बोला जाएगा बेटा, स्यूडो इनर्ट गैस। स्यूडो इनर्ट गैस क्यों बोला गया, इनर्ट गैस में बताओ S और P कंप्लीटली फिल्ड होते हैं कि नहीं होते बेटा, होते हैं। तो यहां पर S और P कंप्लीटली फिल्ड है, D भी फिल्ड है, सबशेल फिल्ड है, सबशेल फिल्ड है। लेकिन इनर्ट गैस होने के लिए सिर्फ ये दोनों फिल होना चाहिए। देखने में तो ये भी फुलफिल्ड दिखेगा, देखने में तो वो भी फुलफिल्ड दिखेगा, तो देखने में ऐसा लगेगा कि फुलफिल्ड है तो इनर्ट गैस है, लेकिन ये एक्चुअल में इनर्ट गैस नहीं है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे बेटा, स्यूडो इनर्ट गैस। नोट डाउन करिए इस कॉन्फ़िगरेशन को, ये बस नाम पता होना चाहिए। अब इधर बताइए मुझे, आउटर मोस्ट शेल में 8 है या 8 से ज्यादा है बेटा, 8 से ज्यादा, तो ये ऑक्टेट रूल को तो बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर रहा। पर क्या इसे हाइपर वैलेंट बोला जाएगा, नहीं बोला जाएगा। यहां क्या लिखा है, ये किसके बारे में बात हो रही है, क्या बात समझ में आ रही है। इसको हाइपर वैलेंट की कैटेगरी में आप नहीं रखेंगे, इसको सिर्फ बोला जाएगा कि इट विल नॉट फॉलो ऑक्टेट रूल। खैर, पर इस पे कोई थर्ड वाले जो पॉइंट है, इस पे कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, मैंने आपको पहले बोला। इसमें बस अपने को ये टर्म पता होनी चाहिए कि स्यूडो इनर्ट गैस नाम की कोई टर्म होती है, और जिसका मतलब होता है कि 18 इलेक्ट्रॉन अगर किसी के पास कैटायन में है आउटर मोस्ट शेल के अंदर, तो उन कैटायंस को हम क्या बोलेंगे बेटा, स्यूडो इनर्ट गैस कैटायंस या 18 इलेक्ट्रॉन कैटायंस, क्योंकि ये टर्म आगे काम में आएगी हमें सिलेबस में। लिख लिया, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 4th वाले एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं, वो भी ऐसे ही मिलता जुलता है इसी से। 4th वाला आ जाता है बेटा, स्यूडो इनर्ट गैस +2 इलेक्ट्रॉन कैटायन।
स्यूडो इनर्ट गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन, या फिर इसको बोलते हैं स्यूडो इनर्ट गैस मतलब 18 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 कहने का मतलब 18 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कैटायंस। इसमें पहली बात आपको जो समझनी है वो ये है कि बेटा 18 प्लस 2 कहने का मतलब क्या है, ये इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी बता रहा है, लेकिन ये 2 इलेक्ट्रॉन किसमें होने चाहिए, आउटर मोस्ट शेल में, और 18 इलेक्ट्रॉन किसमें होने चाहिए बेटा, पेनल्टीमेट शेल में। कोई भी ऐसा कैटायन जिसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो पर उससे अंदर वाले शेल में 18 इलेक्ट्रॉन हो, उसे हम बोलेंगे 18 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कैटायन, और इसे क्या बोला जाएगा, स्यूडो इनर्ट गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन। अब एक बात समझ लें, ये कॉन्फ़िगरेशन है ना आपको पर्टिकुलरली कुछ लिमिटेड एग्जांपल्स में ही मिलेगा। ये वाला कॉन्फ़िगरेशन तो बहुतों में मिल सकता है, लेकिन ये वाला कॉन्फ़िगरेशन लिमिटेड केसेस में मिलेगा। और वो लिमिटेड केसेस कौन से होते हैं, आप पी ब्लॉक के अंदर एक टॉपिक पढ़ेंगे, वो टॉपिक होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। कौन सा टॉपिक, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन आते हैं उसमें से। अब वो क्या है, ग्रुप 13, ग्रुप 14 और ग्रुप 15 के लास्ट मेंबर्स, बैंगन आलू गाजर इन थैला, नहीं की बात नहीं कर रहा हूं मैं, 6 पीरियड की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। बैंगन आलू गाजर इन थैला, काशी गए संत प्रभु, और नहीं पढ़ना ऐसा सब्जेक्ट बायो। जरा इन 3 नाम को देख ले, थैला प्रभु बायो, कौन कौन से नाम है, बिल्कुल दिमाग में फिट करते हैं, क्या क्या नाम है, थैला प्रभु बायो। थैला प्रभु बायो, बेटा ये थैला कौन से ग्रुप का मेंबर है, 13, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होना चाहिए, 13 का 3, 14 का 4, 15 का 5, और जितना इनका स्टेट होना चाहिए उससे 2 यूनिट कम, मतलब 13 का होना चाहिए 3, 3 से 2 यूनिट कम करें तो 1, 14 का होना चाहिए 4, 4 से 2 यूनिट कम करें तो 2, 15 का होना चाहिए 5, 5 से 2 यूनिट कम करें तो 3। थैला प्रभु बायो जब अपने ग्रुप स्टेट से 2-2 यूनिट कम वाली स्टेट पे आते हैं तो इस इफेक्ट को बोला जाएगा इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या बोला जाएगा, इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या है इनर्ट पेयर इफेक्ट, वो सब डिटेल में बाद में देखेंगे। अब इसकी वजह से जब भी इनर्ट पेयर इफेक्ट लगता है ना, जब भी इनर्ट पेयर इफेक्ट लगता है ना, तो इनर्ट पेयर इफेक्ट इन्हीं में लगता है केवल, वो हम लोग पी ब्लॉक में डिस्कस करेंगे। तो इसकी वजह से, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से कौन सी कॉन्फ़िगरेशन बनती है बेटा, स्यूडो इनर्ट गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। जैसे थैलियम की बात करें, थैला की बात करें, बेटा ये 6 पीरियड का ग्रुप 13 का मेंबर है। 6 पीरियड का ग्रुप 13 का मेंबर होने का मतलब है इसका कॉन्फ़िगरेशन NH2NP1 होना चाहिए, और NH2NP1 का मतलब है 6 पीरियड है, तो N का मतलब है 6 रख देंगे, 6s2 6p1 शुड बी इट्स कॉन्फ़िगरेशन। ध्यान सुनना, इसके आउटर मोस्ट शेल की कॉन्फ़िगरेशन क्या होनी चाहिए, 6s2 6p1। अब जरा अफबाउ रूल पे जाइए, शुरू से भरते हैं इसके इलेक्ट्रॉन, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, रीअरेंज करते चल रहा हूं मैं, 4s2 3d10, स सप सप स प। अब 5th वाले पे पहुंच गए आप, स प, तो यहां पर आएगा 5s2 5p6, और इसके बीच में एक ड आता है, वो इसका ड आता है, और फिर 6th में आएगा स फ ड प, तो इसके बीच में फ और ड है, और वो फ आएगा 4f वाला और ड आएगा 5d वाला। ये मैंने रीअरेंज करके लिख दिया शेल नंबर के हिसाब से। ये पूरी कॉन्फ़िगरेशन है थैलियम की। अब जरा मुझे बताइए, थैलियम पे अगर मैं +1 लाता हूं तो पहला इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा बेटा, 6p1 से, आउटर मोस्ट शेल से निकलता है इलेक्ट्रॉन हमेशा। बेटा ये इलेक्ट्रॉन अगर आपने निकाल दिया तो मुझे बताइए आउटर मोस्ट शेल n में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, 2, और ये उससे कम वाला शेल है पेनल्टीमेट में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, 18। ऐसा कोई भी कैटायन जिसके पास 18 + 2 इलेक्ट्रॉन हो आउटर मोस्ट और पेनल्टीमेट के अंदर, ऐसे कैटायंस की कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, स्यूडो इनर्ट गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। और ये कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ और सिर्फ एक इफेक्ट की वजह से अराइज होती है, और वो इफेक्ट कौन सा होता है बेटा, इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो उसके डिटेल को बाद में देखेंगे। बस आपको यहां पर एक बात बताओ, आउटर मोस्ट शेल में, इधर देखो, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, 8 दिख रहे हैं या उससे अलग दिख रहे हैं बेटा, अलग दिख रहे हैं। इसका मतलब है क्या ये ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है। और अभी हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो क्या है बेटा, एक्सेप्शंस टू लुईस ऑक्टेट रूल। ये भी लुईस रूल का एक्सेप्शन था, ये भी लुईस रूल का एक्सेप्शन था, ये भी लुईस रूल का एक्सेप्शन है, और ये भी लुईस ऑक्टेट रूल का एक्सेप्शन है। नोट करें से। अब आते हैं लास्ट एक्सेप्शन पे, और वो सबसे इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन वही है ना। ये जो 3rd और 4th वाले पॉइंट बताए गए कैटायन वाले, ये आपको मैं फिर से बोल दे रहा हूं, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा इसमें, पर इसकी मीनिंग हमें जरूर पता होनी चाहिए, क्योंकि इनको यूज करना है हमें आगे सिलेबस के अंदर। क्या
ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करते, ड्यूप्लेट रूल फॉलो करते हैं। लिखा तो है बेटा कॉपी में। चलो बेटा ना, अब यहां पर ध्यान देंगे, आपके सामने कुछ कंडीशंस यहां पर लिखी जा रही है, और वो कंडीशन क्या है बेटा, हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। फिफ्थ वाला कैटेगरी है, आप स्टार देख सकते हैं, चांद सितारों सजा दिया गया है, मतलब आपको समझ में आ जाने चाहिए, टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है ना। कई बार, ढेरों बार आपके सामने इसके क्वेश्चंस आ चुके हैं एग्जाम में, और ये जो टॉपिक है यहां पर अपन बेसिकली पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका साथ निभाएगा, चाहे केमिकल बॉन्डिंग हो, चाहे एस ब्लॉक हो, चाहे पी ब्लॉक हो, चाहे डीएफ ब्लॉक हो, चाहे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हो, आपको पैरा और डाया पे हर जगह पर बात करनी होती है। आइए इस पर डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले आपके सामने जब ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज की बात हो रही है तो ध्यान सुनिएगा, यहां पर दो एग्जांपल आपके सामने लिखे गए, एक NO2 और एक ClO3। इसके अलावा और भी एग्जांपल हो सकते हैं, अपन दो से समझने की कोशिश करते हैं कहना क्या चाहता है ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। पहली बात, हम लोग कौन सा रूल पढ़ रहे थे बेटा, ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल के हिसाब से आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8। 8 जो नंबर है ये ऑड है या इवन है, इवन। और यहां पर हम क्या बोल रहे हैं कि जो मॉलिक्यूल होगा या जो भी स्पीशीज होगा उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ऑड। तो बेटा अगर ऑड नंबर है, मतलब 1 3 5 7 9, तो ये कभी भी ऑक्टेट रूल तो पहली बात फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि ऑक्टेट के लिए तो इवन नंबर के इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। यहां पर कैसा इलेक्ट्रॉन है बेटा, ऑड। तो पहली बात, ये ऑक्टेट रूल को कभी भी फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। पर उसके आगे भी इसमें कुछ बातें हमें करनी है, उस पर बात करेंगे। ध्यान सुनिएगा, NO2 बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल, नाइट्रोजन का एक ऑक्साइड है, और इसके बारे में आपको पढ़ना भी, आपके सिलेबस में काफी कुछ, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं भूरिया। कौन है ये भूरिया? दिस इज भूरिया। कौन है ये? तो आगे से कभी भूरिया नाम आए तो समझ जाइएगा भूरिया कौन है, NO2 है, ठीक है। बहुत कुछ पढ़ना है इस भूरिया के बारे में अपने को, ठीक है। चले अभी देखो NO2 की बात कर रहे हैं, तो NO2 में क्या करना है अपने को, सबसे पहले इसमें ऑड इलेक्ट्रॉन चेक करना है। पहले तो ऑड इलेक्ट्रॉन चेक कैसे करते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, तो कैसे चेक करते हैं। चेक करने के दो तरीके, आपको दोनों में से जो पैटर्न समझ में आप दोनों से कर सकते हैं, दोनों में बस इलेक्ट्रॉन काउंट करना है। एक तरीका, आप पूरे मॉलिक्यूल में सेंट्रल और साइड दोनों को मिला के बात हो रही है ना, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन गिन लीजिए, और या फिर टोटल इलेक्ट्रॉन ही गिन डालिए। जैसे पहले टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहने से हमारा क्या मतलब है उसको समझते हैं। बेटा नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, ग्रुप 15 का मेंबर है 5। ऑक्सीजन ग्रुप 16 का मेंबर है, एक ऑक्सीजन के पास 6, तो दो ऑक्सीजन के पास 2 × 6 दैट इज 12। अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो नंबर कैसा आता है, 17। ये 17 नंबर एक ऑड नंबर है या इवन नंबर है बेटा, ऑड। कहीं पर भी मॉलिक्यूल के टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर ऑड नंबर के आते हैं तो ऐसे स्पीशीज को क्या बोला जाएगा, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। आइए इधर, टोटल इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब क्या है, टोटल इलेक्ट्रॉन लिख दो। नाइट्रोजन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, एटॉमिक नंबर 7 है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है,
6 मत लिख लेना, आप वैलेंस नहीं लिख रहे हो, इस बार क्या लिख रहे हो, टोटल। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 8, तो एक ऑक्सीजन के पास 8 है, तो दो ऑक्सीजन के पास 2 into 8 दैट इज 16, 16 प्लस 7 करेंगे कितना आएगा, 23। मुझे बताइए 23 जो नंबर है, ऑड है या इवन है बेटा, ऑड। तो आपको अगर पता लगाना है कि कोई भी एटम, मॉलिक्यूल, स्पीशीज है ना, ऑड इलेक्ट्रॉन है या नहीं है, तो या तो आप उसके टोटल इलेक्ट्रॉन देख लो या टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो, इसकी क्वांटिटी और इसकी क्वांटिटी अलग अलग आएगी, नो डाउट। लेकिन अगर ये ऑड है तो ये भी ऑड ही आएगा, और अगर ये इवन है तो ये भी इवन आएगा। नंबर अलग हो सकते हैं, डिजिट्स अलग हो सकती है, लेकिन ऑड का ऑड ही रहेगा और इवन का इवन ही रहेगा। आइए ClO3 पे इस बात को अगेन अप्लाई करके देखते हैं। पहले मैंने क्या लिखा बेटा, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब है सिर्फ सेंट्रल एटम देखना है या सेंटर साइड दोनों देखना बेटा, सेंटर और साइड दोनों देखने, इस बार टोटल है ना, ये ध्यान रखिएगा। इसमें सेंट्रल एटम भी लिया, साइड एटम भी लिया है। ध्यान से देखिए, क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, 7। एक ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, और 3 ऑक्सीजन के पास 3 into 6। तो अब बताइए यहां पर नंबर कैसा आ रहा है, 25। 25 कैसा नंबर है, ऑड है या इवन है बेटा, ऑड। तो ये एक ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, चाहे तो आप इसको टोटल इलेक्ट्रॉन से वेरीफाई कर लीजिए। बेटा क्लोरीन के पास टोटल एटॉमिक नंबर होता है 17, एक ऑक्सीजन के पास 8, तो 3 ऑक्सीजन के पास 8 into 3 दैट इज 24। 24 प्लस 17 करेंगे तो कितना आएगा बेटा, 41। ये नंबर कैसा है बेटा, ये भी ऑड है, ये ऑड आएगा तो ये ऑड आएगा डेफिनेटली। अब आपको वैलेंस अच्छा लगता है तो वैलेंस से सॉल्व कर ले, आपको टोटल से काउंटिंग करना है टोटल से कर लीजिए, दोनों में से कोई एक पैटर्न पे आप चल सकते हैं। ऐसे स्पीशीज जिनके पास टोटल इलेक्ट्रॉन का सम या फिर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन का सम ऑड नंबर आ जाता है, उन्हें क्या कहा जाएगा बेटा, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। नोट डाउन करिए इस एग्जांपल को, इस पे कुछ और बातें हमें करनी है मैग्नेटिक नेचर को लेकर, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे सिलेबस के एस्पेक्ट से। चलिए ना, नोट बोल रहा हूं, लिखिएगा नोट में, फर्स्ट पॉइंट बना के लिखिएगा, ऑल ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, ऑल ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, all odd electron species are always paramagnetic. All odd electron species are always paramagnetic. बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये, जो नोट आप लिख रहे हैं इस पे बिल्कुल स्टार लगा लीजिए ना, नोट पे स्टार लगाए, 2 पॉइंट लिखेंगे, पूरे नोट पे स्टार मान लेना, बहुत बार काम आएगा। पहली बात, पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक, क्या इन दोनों बातों का मीनिंग आपको पता है? पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या होता है? हाँ, अगर ध्यान सुन ले, जिसको नहीं पता है वो इस बात को भी समझ ले, क्योंकि ये टर्म बार बार काम आएगी। वैसे तो सॉलिड स्टेट चैप्टर के अंदर ही आप है ना काफी कुछ पढ़ना होता है, पैरा, डाया, फेरो, फेरी वगैरह वगैरह, वो सब आएगा सॉलिड स्टेट फिजिकल केमिस्ट्री में, लेकिन अपने को जो काम में आ रहा है वो 2 टर्म अपन अभी समझ लेते हैं, पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक कहने का मतलब क्या होता है, इफ वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, अगर किसी के भी पास एक या एक से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो ऐसे स्पीशीज को क्या बोला जाता है बेटा, पैरामैग्नेटिक। अब ये अनपेयर्ड है या नहीं कैसे पता चलेगा, अपन वो ऑर्बिटल डायग्राम बनाते थे, याद करो, है ना। जैसे मान लो लिथियम के लिए आपने लिखा, तो लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s1, तो अपन इसका ऐसे डब्बे वाला डायग्राम बनाते, इधर 2 इधर 1। अब इधर बताओ ये इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है और ये इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। किसी के पास भी अगर एक भी अनपेयर्ड है ना, पूरे पूरे कॉन्फ़िगरेशन में एक भी अनपेयर्ड मिल जाए, एक या एक से ज्यादा, कैसा भी अनपेयर्ड होना चाहिए बस, अगर अनपेयर्ड है तो वो क्या होगा, पैरा। ठीक है, ये तो अभी अपन सिर्फ एटम के लिए बात करें, मॉलिक्यूल पे भी ये बात बॉन्डिंग के थ्रू समझी जाएगी। और डायामैग्नेटिक, इफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि इफ नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। जैसे मान लीजिए मैंने एग्जांपल के फॉर्म में आपको क्या बोल दिया बेटा, नियॉन, नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना है, 10। 10 का जब आप कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो क्या बनेगा बेटा, 1s2 2s2 2p6। अब जरा इसके डब्बे बना लीजिए, डब्बे बनाए तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, 1s के अंदर, 2s के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, 2p6 का मतलब है 3 डब्बे, 1 2 3 4 5 6। इसमें आपको कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा है,
तो ऐसे स्पीशीज जिनके पास कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा उसे क्या बोला जाएगा बेटा? डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक जरा ध्यान से देखिएगा, डायामैग्नेटिक में ये शब्द आ गया डाई। डाई मतलब दो, दो मतलब सबके दो दो इलेक्ट्रॉन, मतलब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? डाया। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो क्या बोलते हैं? पैरा। ठीक है, अभी इसके आगे कल फिर कंटिन्यू करेंगे, यहां तक लिख ले। ठीक है, क्वेश्चंस मैं फॉरवर्ड कर दूंगा उस पर टेलीग्राम पे, एक बार आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा टाइमर लगा के, ताकि प्रैक्टिस होती रहे बेटा क्वेश्चंस की।